अवेकनर्स एकेडमी में एक टेस्ट का प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स की ताकत और रैंक जांचने के लिए। प्रोफेसर उनको एक एक करके बुलाता है एक खास पोर्टल में अंदर जाने के लिए, जो एक ऐसे कमरे में जाता है जहां एक खास डेमन हार्ट है जो स्टूडेंट्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब और मेजर करने में सक्षम है। स्टूडेंट्स की एनर्जी, फिर वह उनकी अभी की रैंक और आगे की ताकत दिखाता है, पूरी एकेडमी को दिखाने के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ ई रैंक वाले कमज़ोर लोग निकलते हैं। कुछ लोग डी रैंक मिलने पर खुश होते हैं, जिसमें काफ़ी ताकत बढ़ाने की उम्मीद होती है। फिर एकेडमी का सबसे होशियार लड़का आगे आता है। वह सबसे ताकतवर गिल्ड का अमीर वारिस है और सब लोग उसके नतीजे देखने के लिए बेचैन हैं। वह पूरे भरोसे के साथ उस हार्ट वाले कमरे में जाता है कि वह सबसे बड़ा नाम बनेगा और एकेडमी के इतिहास में एक नंबर रैंक पर आएगा। वह अपनी ताकत दिखाता है और बाहर सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं। उसे एक अच्छा डी रैंक मिलता है और एस रैंक तक पहुंचने की उम्मीद भी दिखती है। उसके दोस्त खास तौर पर गर्व महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यह घमंडी लड़का दुनिया में एक खास टैलेंट है। उनमें से एक तो एक सीधे साधे लड़के पर हंसता है जिसका नाम सी चेन है, और जो अगला है उसको यकीन है कि सी चेन को सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी, लेकिन सी चेन उसे नज़रअंदाज करता है और आगे बढ़ता है। वह भी बाकी सब की तरह कमरे में जाता है, लेकिन इस बार डीमन हार्ट डर जाता है। इंक्रीज इफ टेग्री पोटेंट एग स्पेसिफिटी है। सी चेन ने अभी तक कोई स्किल भी यूज़ नहीं की है और हार्ट पहले ही एक अच्छा डी रैंक दिखाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वह अपना सबसे कमज़ोर स्किल कार्ड यूज़ करता है जो उसने एक मॉन्स्टर से लिया था और आसानी से सी रैंक तक पहुंच जाता है, जबकि सब लोग अभी भी यह सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सी चेन और आगे बढ़ता है। वह एक और ताकतवर क्लास कार्ड पर बदल जाता है और अब डीमन हार्ट घबराने लगता है। जिस पल वह अपनी ताकत छोड़ता है, आसमान में तूफान आ जाता है। रैंक दिखाने वाली स्क्रीन खराब हो जाती है और एस रैंक की ताकत दिखाती है। प्रोफेसर हैरान हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। जल्दी ही एक एस 3S रैंक में बदल जाता है और फिर सिस्टम में एरर आ जाता है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया था। अब प्रोफेसर सच में डर जाते हैं और वे दौड़कर टेस्ट रूम में अंदर जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो पूरा कमरा तबाह हो चुका है। डीमन हार्ट जल चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। इसी बीच हमारा लड़का आराम से बाहर निकलता है। उसने तो असल में डीमन हार्ट को खा लिया था, गलती से उसको अपनी बहुत ज़्यादा ताकत से मारने के बाद। सवाल यह है, तो सी चेन असल में कौन है और वह इतना ताकतवर क्यों है? तो सुनिए, वह एक ऐसा इंसान है जो वापस आया है, एक ऐसे भविष्य से जहां पूरी दुनिया डीमंस ने कब्जा कर लिया था। आज कर देश में अनकरूबिकेशन। वह आखिरी बचा हुआ इंसान था जो सालों तक लड़ता रहा, जब तक उसने आखिर में डीमन किंग को हरा नहीं दिया, उसके साथ खुद को ख़त्म करके। और फिर एक तेज़ रोशनी के बाद वह वापस पिछले समय में अपने डॉर्म रूम में जागा। वह उलझा हुआ महसूस करता है और सोचता है कि क्या वह किसी तरह मरने के बाद की दुनिया में पहुंच गया है। लेकिन जब वह खिड़की के बाहर देखता है और लोगों को वहां खड़े देखता है, तो वह धीरे धीरे समझने लगता है कि क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद उसे आखिर में समझ आता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है और वह 10 साल पहले के अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में समय में पीछे चला गया है। दूरी के बाद के तभी एक अजीब सा होलोग्राम दिखता है और चेन को बताता है कि ग्लटनी की ताकत उसके अंदर आ चुकी है। जब वह खिड़की के बाहर देखता रहता है तो उसे समझ आता है कि अब उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं जब तक पहला डीमन लॉर्ड रैथ नहीं आ जाता। उसे अच्छे से याद है कि जो कुछ भी हुआ था उसके लिए यही डीमन लॉर्ड जिम्मेदार था। रैथ ही वह है जो नरक के दरवाजे खोलता है और उसके बाद बाकी डीमन लॉर्ड्स भी एक के बाद एक इंसानों की दुनिया में आते हैं। हमारा हीरो फैसला करता है कि उसे वह जगह ढूंढनी होगी जहां डीमन लॉर्ड रैथ आएगा और उसे खत्म करना होगा इससे पहले कि दरवाजे खुल पाएं। जब वह अपने ख्यालों से बाहर आता है तो चेन अपने बगल में तैर रहे इंटरफेस पर ध्यान देता है और अब उसके स्टैट साफ साफ दिखाता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या यह कोई गेम मेन्यू या सिस्टम है, क्योंकि उसकी पहली जिंदगी में उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। तब वह सिर्फ अपनी जागी हुई ताकत पर भरोसा करता था जो 10,000 लोगों में से सिर्फ एक को मिलती थी। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ऐसे ताकतवर अवेकनर्स को भर्ती करने के लिए है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब चेन पिछली बार यहाँ था तो वह अवेकन नहीं हो पाया था। उस वक्त उसे तंग किए जाने की आदत पड़ गई थी छटसे के इंसिकालिन वाडी VSS के साथ। इसी वजह से वह इस तरह इन्फर्मरी में जागा था। तभी सिस्टम एक और पैनल खोलता है और उसे एक लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाता है, जिसे वह तुरंत पहचान जाता है कि यह वही क्लास है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में हासिल की थी। लड़का चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वह इस बार जल्दी अवेकन हो गया है। वह जल्दी से इसे टेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह क्लास बदल पाता, उसका रूममेट और दोस्त मालोंग आ जाता है जो एक E रैंक फ्लावर चांटर है। बेचारे के गाल पर पट्टी बंधी है और वह चेन को देखने आया है कि वह ठीक है या नहीं।
अच्छी बात यह है कि लॉन्ग को वह तैरते हुए पैनल्स नहीं दिखते, जिससे चेन को यकीन हो जाता है कि सिर्फ वही उनको देख सकता है। उसका दोस्त उसे गौर से देखने लगता है जब वह देखता है कि चेन के सारे जख्म पहले ही ठीक हो गए हैं, और वह सोचता है कि एक नॉन अवेकनर उस जैसे अवेकन हुए इंसान से ज्यादा जल्दी कैसे ठीक हो रहा है। हमारा लड़का लॉन्ग को अपनी पिछली जिंदगी से याद करता है। इसी रूममेट ने यूनिवर्सिटी के दौरान अवेकन कर लिया था, लेकिन वह सबसे कमजोर अवेकनर्स में से एक बन गया था और रैथ के आने के तीसरे दिन ही बुरी तरह मार दिया गया था। वह चुपचाप मुस्कुराता है जब वह अपने पुराने दोस्त को दोबारा देखता है। लॉन्ग फिर उसे याद दिलाता है कि उनका रैंक टेस्ट कल है और उन दोनों को उसके लिए तैयार होना होगा। लॉन्ग को हमारे लड़के के लिए बुरा लगता है, ये सोचकर कि वह अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि अगर उसे ग्रेजुएट होना है तो यह रैंक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब वे भरी हुई सड़कों से गुजर रहे होते हैं, चैन आराम से कहता है कि उसने इतने सारे लोगों को आसपास देखे हुए बहुत वक्त हो गया है, जिससे उसका रूममेट बहुत डर जाता है। चैन सोचता रहता है कि अगर उसने इस जिंदगी में कुछ नहीं किया तो उन सबको वही बुरा भविष्य दोबारा देखना पड़ेगा। इसी वजह से वह फैसला करता है कि उसे जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी होगी और अपना लेवल जल्दी बढ़ाना होगा। लेकिन एक और दिक्कत है, क्योंकि इस वक्त एक अवेकनर के लिए एक्सपीरियंस और लेवल बढ़ाने का एक ही तरीका है, डीमन लेयर्स के अंदर मॉन्स्टर्स को हराकर। यह लेयर्स बड़े बड़े गिल्ड्स के पूरे कंट्रोल में है, जिसका मतलब है कि कमजोर लोग या उस जैसे बाहर वालों को लेवल बढ़ाने का कोई मौका नहीं मिलता। वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स देखता है, यह सोचकर कि वह बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के सामने कहाँ खड़ा है। सरकार ने अवेकनर्स को ई से लेकर एस क्लास तक रैंक्स में बांटा है। वह डाल को सरकार को ई से लेकर एस क्लास तक रैंक्स में बांटा है। चैन जानता है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटके हुए हैं और कुछ ही मुश्किल से डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। वह अपने दोस्त की तरफ देखता है और मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है, ये सोचकर कि कम से कम वह उससे तो अच्छी रैंक पर है। तभी एक बॉल अचानक उड़ती हुई आती है और सीधे उस बेचारे नर्ड को लगती है। उसकी चश्मा गिर जाता है और टूट जाता है। पता चलता है कि वे एक बार फिर गुंडे गोंग चंग और उसके चेलों से मिल गए हैं, वही लोग जिन्होंने उनको एक दिन पहले मारा था। चंग मुस्कुराता है और नर्ड से पूछता है कि उसने उसके लिए ड्रिंक्स के क्रेट्स क्यों नहीं लाए, जबकि उसे पता था कि वह यहाँ पैसे दे रहा है। लॉन्ग जल्दी से माफी मांगता है और अपने पैसों से ड्रिंक्स खरीदने जा रहा होता है, लेकिन चैन बीच में आता है और उसे रोकता है, कहते हुए कि यह माफी तो चंग को मांगनी चाहिए। जिस पल वह गुंडे को दोबारा देखता है, चैन को अपने पिछले दर्दनाक पल याद आ जाते हैं। तब वे उसे सिंक के पानी में डुबाने की कोशिश करते थे, आपके बाद वानी पानी में डुबाने की कोशिश करते थे, और कोई शर्म महसूस करने की बजाय वे कहते थे कि वे तो बस उसे अवेकन होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस दिन वे तभी रुके जब चैन आखिर में बेहोश हो गया। लॉन्ग उस वक्त उसे देखने के लिए दौड़ा था, लेकिन जिस पल छुंग ने चैन को कुछ भी कहते सुना, वह वापस आ गया उसे और ज्यादा तकलीफ देने के लिए। अब वापस अभी के समय में चैन ने मन बना लिया है कि वह इन गुंडों को अच्छा सबक सिखाएगा। चैन को बोलते सुनकर चंग और उसके चेले फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, साफ तौर पर उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए तैयार। हमारा हीरो सीधे चंग की तरफ देखता है, अच्छे से जानते हुए कि यह लड़का सिर्फ कमजोरों को तंग करता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने की वजह से एक बड़ा आदमी है। जैसे ही गुंडा पास आता है, उनके आसपास के स्टूडेंट्स इकट्ठे होने लगते हैं। पहले ही चैन पर तरस खा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसे फिर से मारा जाएगा। जब चुंग उसके पास पहुंचता है तो वह एक बार फिर पूछता है कि चैन ने अभी क्या कहा था, लेकिन चैन शांति से दोहराता है कि उसे अब उनको तंग करना बंद कर देना चाहिए। चैन में बात आ जा रहा है। यह सुनकर चुंग को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उस पर मुक्का मारता है, लेकिन इस बार चैन अपना मुक्का उठाता है और हमले को आसानी से रोक देता है, यहाँ तक कि गुंडे को पीछे धकेल देता है। आसपास के सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहां तक उनको पता है चैन तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ है, फिर भी उसने एक ताकतवर हमले को ऐसे रोक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह फिर से आगे बढ़ता है, जबकि चैन शांति से खुद को तैयार करता है और अपनी क्लास इलेक्ट्रिक असैसिन में बदल देता है। लॉन्ग वहां हैरान खड़ा रहता है, जबकि चंग अपना न टूटने वाला डेमन आर्मर एक्टिवेट करता है और एक भारी हमले के साथ आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वह पास आ पाए, चैन पहले अंदर दौड़ता है और मारता है, उसे एक बिजली वाले मुक्के से दूर फेंक देता है। आसपास के सब लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते जब वे देखते हैं कि वह कमजोर सा चैन स्कूल के गुंडे को एक ही मुक्के से उड़ा देता है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी चंग शांत होने से मना कर देता है और अपने चेलों पर चिल्लाता है कि वे अंदर आएं और उसके लिए बदला लें। इस बीच उसके चेले पहले ही कांप रहे हैं। चैन ने जो अभी किया वह देखकर चंग खुद को फिर से खड़ा करता है और हमारे हीरो पर दोबारा हमला करता है, लेकिन एक बार फिर उसे मारकर गिरा दिया जाता है और सैल मारकर होगा यू मेरी सीवी ना, बिना किसी मौके के दूर फेंक दिया जाता है। अपने इस बॉस को ऐसे पिटते देखकर चेले जल्दी समझ जाते हैं कि उनका कोई मौका नहीं है और तुरंत भाग जाते हैं।
वह बेचारा नर्ड जो ये सब देखता है पूरा हैरान रह जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका रूममेट जो कल ही पिटा था वह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। चैन को दूसरी तरफ समझ आता है कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह वह जब चाहे अपने असैसिन रूप में बदल सकता है। लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स इतने हैं कि वह कमजोर अवेकनर्स को संभाल सके। इसका मतलब है कि उसका अभी का रैंक कम से कम डी होना चाहिए। लेकिन एक बात है जो उसने अभी तक पक्की नहीं की है, किसी को हराने के बाद भी सिस्टम ने उसे कोई लेवल अप नहीं दिया। यह सोचकर चैन लगभग उस बुली को पूरा खत्म करने ही वाला होता है, जबकि आसपास सब लोग घबराहट में देख रहे होते हैं। बस आखिरी पल में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू बीच में आती है और छेन को रुकने को कहती है। वह उसे याद दिलाती है कि अगर छेंग की गलती थी भी तो इतनी मारपीट काफी है। वह उसे यकीन दिलाती है कि वह बुली उसे फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा और इस वजह से हमारा हीरो आखिरकार उसे जाने देता है। वह पीछे हट जाता है। चेन सोचने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल इतनी जल्दी छेंग जैसे किसी को बचाने क्यों आ गई, जबकि वह तो सिर्फ नाटक कर रहा था और उसे मारने का इरादा नहीं था। वह जानता है कि ऐसे बुलीज को सही से सजा मिलनी चाहिए, वरना वह बार बार अपने से कमजोर लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। चेन फिर अपने रूममेट के साथ चला जाता है, जबकि बुली के चेले उसे दूर से देखते हैं, छुपकर आपस में बात करते हैं कि उन्हें चेन को फिर कभी भड़काने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उस रात जब लॉन्ग दूसरे रूममेट्स को बताने की कोशिश करता है कि चेन कैसे एक जबरदस्त लाइटनिंग असैसिन बन गया है, उनमें से कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। लॉन्ग समझाता रहता है कि उनके एक वक्त के कमजोर दोस्त ने चंग को इतनी बुरी तरह कैसे हराया, लेकिन शियांग जुओ जो एक ई रैंक न्यूक्लियस मेज है इसे मजाक समझता है। जुओ जो एक ताकतवर इंसान है। यह सुनकर गेमर रूममेट शियांग यू कहता है कि जो वह सुन रहा है उससे लगता है कि लॉन्ग को सर पर गहरी चोट लगी होगी। जुओ आगे कहता रहता है कि वह चारों इस डॉर्म में इसलिए हैं क्योंकि वह सबसे कमजोर है और वह कुछ भी करें यह बात बदलने वाली नहीं है। वह आगे कहता है कि वह खुद उन चारों में सबसे ताकतवर है, जबकि लॉन्ग और यू सिर्फ सपोर्ट चैंटर्स हैं। वह थोड़ा अकड़ता है और खुद से कहता है कि चेन लाइटनिंग असैसिन बन ही नहीं सकता। पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उम्मीद करता है कि वह कल अपनी ग्रेजुएशन से पहले आखिरी टेस्ट में रैंक अप कर सकता है। इस बीच स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग एक ई रैंक्ड डीमन लेयर में ट्रेनिंग सेशन खत्म करने के बाद बाहर आता है लिंग यो के साथ। वह देखता है कि उसका छोटा भाई अभी भी वहां खड़ा है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। चंग शिकायत करता है कि जब तक उसे मारने वाला शख्स आसपास है वह चैन से सो भी नहीं सकता। चंग अपने भाई को बार बार कहता है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसे उसके लिए बदला लेना चाहिए। टिंग शांति से उसे यकीन दिलाता है कि उसने जो गड़बड़ की है वह उसे ठीक कर देगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर वाइस प्रेसिडेंट टिंग से पूछती है कि वह इस हालत से कैसे निपटने वाला है, और टिंग उससे पूछता है कि क्या वह लड़का सच में उतना ताकतवर है जितना उसका भाई कह रहा है। लिंग यू बताती है कि वह पहले ही जानता है कि पूरे स्कूल में 10 से भी कम डी रैंक्ड स्टूडेंट्स हैं और उसने उन सबको अपने क्लब में भर्ती कर लिया है। वह समझाती है कि दूसरों के पास डीमन लेयर्स तक पहुंच नहीं है जैसे उसके पास है। इसका मतलब है कि कोई भी आम आदमी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ चैन बारिश में भीगते हुए पागलों की तरह दौड़ता रहता है। वह 20 पूरे किलोमीटर दौड़ने का टारगेट रखता है, एक बैग उठाए हुए जिसमें 100 किलो का वजन है, जो उसके अपने वजन का लगभग दुगना है। वह समझता है कि बेसिक ट्रेनिंग कितनी जरूरी है एक अवेकनर की ताकत की हद बढ़ाने के लिए, क्योंकि हाई लेवल पावर्स को संभालने के लिए एक मजबूत शरीर चाहिए होता है। जब वह दौड़ता है तो उसे याद आता है कि उसकी एक लौती फैमिली, उसकी बहन कैसे मरी थी जब डीमन किंग रैथ इंसानी दुनिया में आया था। डीमन लॉर्ड ने पल भर में बेहिसाब इंसानों को मार दिया था और उसकी बहन उसके सामने ही मर गई थी। वह इस डीमन किंग को हराना अपना पहला मकसद बनाता है, क्योंकि वह पल ही सारी तबाही की शुरुआत थी। चेन सोचता रहता है कि अगर डीमन लॉर्ड पहले ही ताकतवर हो रहा है जबकि उसके आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं, तो उसे उसकी ग्रोथ से आगे निकलना होगा अगर वह जीतने का कोई मौका चाहता है। तभी उसकी बहन सी युन उसे फोन करती है। इतने समय बाद उसकी आवाज सुनकर वह एक पल के लिए पूरा चुप हो जाता है। उसकी बहन बताती है कि वह पहले फोन नहीं कर पाई क्योंकि वह एक कंपटीशन में बिजी थी। वह आगे कहती है कि उनकी किराए की प्रॉब्लम हल हो सकती है अगर वह कोई इनाम जीत पाती है। जब वह बात करती रहती है, चेन चुपचाप सुनता है और मुस्कुराता है, दर्द महसूस करते हुए। उसे बचाने और उसे वह जिंदगी देने का पक्का इरादा करता है जो वह इस बार डिजर्व करती है। कॉल खत्म होने के बाद वह अपनी ट्रेनिंग पर वापस आता है और यूनिवर्सिटी के 3 और चक्कर पूरे करता है। जब वह हो जाता है तो वह सीधा नहाने चला जाता है। उसे लगता है कि वह धीरे धीरे इस जवान शरीर का आदी हो रहा है जिसमें बढ़ने की बहुत ताकत है। वह बैठ जाता है और डीमन लेयर्स के बारे में सोचने लगता है, जहां सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं ताकतवर बनने के लिए। वह जानता है कि उसे किसी तरह मॉन्स्टर्स को हराना होगा,
जब वह इस प्रॉब्लम में फंसा होता है तो वह आखिरकार सो जाता है और खुद को ग्लटनी सिस्टम में खींचा हुआ पाता है। वह एक अजीब जगह पर उतरता है और सोचने लगता है कि क्या यह सिर्फ कोई अजीब सपना है। इस बीच बाहर लॉन्ग चेन को ढूंढने आता है और सोचता है कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया है। उस अजीब जगह के अंदर चेन अपने सामने एक बहुत बड़ा टावर खड़ा देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ठीक से देख पाए, ई रैंक्ड क्लाउड वॉरियर्स डेथ हाउंड्स का एक ग्रुप ऐसे दिखाई देता है जैसे उसे वेलकम कर रहा हो। चैन तुरंत चिंता करता है कि वह किसी तरह डीमन लेयर में घुस गया होगा और जल्दी से अपनी क्लास बदलता है। वह पहले मॉन्स्टर्स से निपटने का फैसला करता है और बाकी सब बाद में समझने का सोचता है, क्योंकि वह अचानक कहीं से आ गए हैं। लड़का आसानी से उन हाउंड्स को हरा देता है जो सिर्फ भौंकते हैं और काटते नहीं, और उनसे आइटम्स इकट्ठा करता है। वह जल्दी से लेवल 2 पर पहुंच जाता है और मुस्कुराता है। सोचता है कि शायद वह खुशकिस्मत था और एक डीमन लेयर में आ गया। तभी एक बॉस मॉन्स्टर दिखाई देता है और चैन उसे उतनी ही आसानी से हरा देता है। उसे ऐसे काट देता है जैसे वह कुछ भी ना हो, जिससे वह फिर से लेवल अप हो जाता है। बॉस से जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसे मिलते हैं वह उन नॉर्मल मॉब से कहीं ज्यादा हैं जिन्हें उसने पहले हराया था। उसके तुरंत बाद बॉस मॉन्स्टर के शरीर पर डिवोरेबल का निशान लग जाता है, जिससे चैन सोचने लगता है कि इसका मतलब क्या है। उसे ग्लूटनी पावर याद आती है जो उसने पहले सिस्टम पैनल में देखी थी, और वह उसे टेस्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डिवाउरिंग तुरंत पूरा हो जाता है और मॉन्स्टर एक कार्ड में समा जाता है। चेन हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह हारे हुए मॉन्स्टर्स को इस्तेमाल होने वाली क्लासेस में बदल सकता है। वह जल्दी समझ जाता है कि यह वही एबिलिटी है जो डीमन लॉर्ड लान्यू के पास थी, और यह सोच के अब उसके पास एक डीमन लॉर्ड जैसी ताकत है उसे हिलाकर रख देती है। आमतौर पर इस दुनिया में हर कोई सिर्फ एक क्लास के साथ पैदा होता है, कुछ को छोड़कर जिनके पास 2 हो सकती हैं, लेकिन अब चेन जितनी चाहे उतनी क्लासेस रख सकता था। वह सोचता है कि उसने ऐसी पागलपन वाली ताकत पाने के लिए क्या किया, और उसके सामने खड़ा वह डेमोनिक टावर असल में क्या है। यह सवाल उसके दिमाग में इकट्ठे होते हैं, तभी उसे एक तेज एहसास होता है और एक डीमन दिखाई देता है जिसके हाथों में 2 एस रैंक्ड तलवारें हैं। डीमन साफ तौर पर एस रैंक का है। इसका मतलब है कि चैन के पास उसे हराने का कोई असली मौका नहीं है। चैन जानता है कि वह बुरी तरह कमजोर है, फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए एक जुआ खेलते हुए लाइटनिंग स्वॉर्ड बुलाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक और अजीब बात यह है कि किसी वजह से उसके सामने खड़ा डीमोन उसका नाम भी जानता है। जैसे जैसे समय गुजरता है डीमन चैन के साथ लड़ता है, हालांकि यह साफ है कि वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। डीमन जानबूझकर जरूरी जगहों पर मारने से बचता है और उसे बार बार गिराता रहता है। चैन को उसकी हद तक धकेलने के बाद डेमन आखिरकार बोलता है और उसे यह ऑप्शन देता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसके साथ डेमोनिक टावर की रक्षा करे। जब चैन फिर भी मना कर देता है, डेमन उसकी बाजू पर बुरी तरह वार करता है। वह उसे खत्म करने की धमकी देता है और समझाता है कि वह अब तक आसान रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि चैन ही अकेला है जो इस जगह तक पहुंच सकता है। डेमन उसे एक बार फिर सोचने को कहता है, लेकिन चैन उम्मीद नहीं खोता और फिर से मना कर देता है, चाहे वह खुद को कितने भी खतरे में डाल रहा हो। वह हिम्मत से खुद को आगे बढ़ाता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार, और फिर से हमला करता है। इस पूरे समय वह डेमन की हरकतों को समझ रहा था। उसने हर वार से पहले 0.4 सेकंड की तैयारी का समय जान लिया है। वह जानता है कि वह उस छोटे से समय का इस्तेमाल मॉन्स्टर की कलाई के कोण को ध्यान से देखने के लिए कर सकता है और हमले से ठीक समय पर बच सकता है। इसके अलावा उसने 0.2 सेकंड का रिकवरी लैग भी ढूंढ लिया है, जो उसे एक छोटा लेकिन जरूरी मौका दे सकता है जब डीमन बेचारा हो, और वह उस सही पल का इस्तेमाल उसके दिल पर निशाना लगाने के लिए करता है। अलग उसका भी करता है। हालांकि वह यह खतरनाक चाल चलने में कामयाब हो जाता है। उसे पूरा एहसास है कि उस जैसा डी रैंक वाला एस रैंक को पूरी तरह हरा नहीं सकता, तो उसका मेन मकसद डीमन को इतनी देर तक पैरालाइज करना है कि उसे भागने का मौका मिल सके। वह बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर उसे एक लौती रोशनी की तरफ दौड़ता है जो उसे दिखाई देती है। उम्मीद करता है कि शायद यह इस जगह से बाहर निकलने का असली रास्ता हो, लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी तक पहुंचता है वह अचानक गायब हो जाती है और डेमन उसे बताता है कि वह सिर्फ एक धोखा था और जिस एग्जिट के बारे में वह सोच रहा था वह इस जगह में कहीं भी नहीं है। डीमन आगे समझाता है कि यह जगह असल में कोई डीमन लेयर नहीं है। फिर भी वह तारीफ करता है कि लड़के ने उसके हमलों में कमियां कितनी जल्दी पहचान ली। डीमन आखिरकार पर्गेटोरी राक्षसा के रूप में सामने आता है और चैन से कहता है कि वह सच में वह है जो उम्मीद ला सकता है। जब चैन ध्यान से डेमन के शरीर को देखता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि उसने यह बिल्कुल वैसा ही रूप पहले डेमन लॉर्ड लान्यू पर देखा है। हमारा हीरो उस लड़ाई को याद करता है जहां सब कुछ खत्म हो गया था। रिग्रेशन से पहले उसकी आखिरी लड़ाई, उसका दुश्मन कोई आम डीमन नहीं था। उनकी टक्कर में वह जीव पहले एक ड्रैगन में बदल गया।
फिर बार बार अपनी क्लास दूसरे डरावने हाई टीयर मॉन्स्टर्स में बदलता रहा। उसने जलती हुई मैग्मा का इस्तेमाल किया, जहरीली बेलों का, और बिजली का जो उसकी अपनी बिजली से भी ज्यादा ताकतवर थी। उन सब बदलावों में से जिसने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह रूप था जो बिल्कुल उस डीमन जैसा दिखता था जो अब उसके सामने खड़ा है। उसे एक ठंडा एहसास होता है। हर एक बदलाव डीमन किंग लैन यू की एबिलिटी का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि वह ताकत अब उसके अंदर है। तो जो डीमन वह अभी देख रहा है वह सिर्फ ग्लटनी की ताकत है जो उसके शरीर में समा गई है। उसकी तेज समझ से डीमन सच में इंप्रेस होता है। वह शांति से कहता है कि वह सच में इस पूरी दुनिया में मौजूद ताकत का वारिस बनने के लायक है। चैन हैरानी से भौहें चढ़ाता है, समझ नहीं पाता कि दुनिया में सब कुछ से उसका क्या मतलब है। अचानक डीमन के हाथ में एक सुनहरी वॉइड की आ जाती है। यह अकेला रास्ता है किसी के लिए उस बड़े टावर में अंदर जाने और बाहर आने का जो उसके पीछे है। डीमन समझाता है कि डीमन किंग लैन यू ने बेहिसाब ताकतवर मॉन्स्टर्स को खा लिया था और उस टावर की रक्षा करना जिसमें सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स बंद हैं उसका पवित्र फर्ज था। फिर भी अब वह वही की उसे देने का फैसला करता है। राक्षसा चाहता है कि वह उन डीमंस को खाए, ताकतवर बने और उसकी जगह पर यह काम पूरा करे। हैरान चैन पूछता है कि एक डीमन इंसान की मदद क्यों करेगा। जवाब में वह जीव बताता है कि डीमन की दुनिया में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। एक ऐसे मॉन्स्टर ने उसके पूरे कबीले को सिर्फ मजाक के लिए मार दिया था, जैसे कोई बुराई भरा खून खराबा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया गया हो। उस दिन से उसने उस बुरे शख्स से बदला लेने का मौका इंतजार किया है। अब उसे लगता है कि उसे वह मिल गया है जो उसकी यह इच्छा पूरी कर सकता है। वह हमारे लड़के से कहता है कि कोई सही था उसके बारे में, कि वह उनकी बदले की सबसे बड़ी उम्मीद है। चैन तुरंत पूछता है कि वह शख्स कौन है। डीमन सिर्फ जवाब देता है कि सारे जवाब टावर के अंदर इंतजार कर रहे हैं, एक रहस्यमयी अंदाज में बोलते हुए जैसे कोई पुराना ज्ञानी हो। अपने आखिरी शब्दों के साथ वह अपनी बची हुई सारी एनर्जी उसे दे देता है। बदले में डीमन उसे बताता है कि उसे इस ग्रह पर चलने वाला सबसे ताकतवर इंसान बनना होगा। टावर के अंदर छुपे हुए उन हर एक खूंखार जानवर को खाना आसान काम नहीं होगा। उसके खिलाफ उनमें से हर एक चालाक जीव फिर भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा जिसे पार करना होगा। डीमन अपनी आखिरी चेतावनी देता है, कहता है कि सिर्फ वही जिसके पास ताकतवर बनने की न खत्म होने वाली भूख है, पर्गेटोरी राक्षसा की ताकत का लायक है। इसी से उसे हर डीमन किंग को खत्म करने की हिम्मत मिलती है। इसके साथ ही उसका शरीर एक चमकते हुए गोले में बदल जाता है जो चैन को मिल जाती है। वह तुरंत 8 लेवल ऊपर चला जाता है और राक्षसा की 2 तलवारें उसे मिल जाती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मिशन मान लेता है। कसम खाता है कि वह उस गिरे हुए स्टार वॉरियर की आखिरी इच्छा पूरी करेगा जैसे उसने वादा किया था। स्टैट्स बढ़ने के साथ साथ उसे मरे हुए इंसानों और डीमन से ताकत लेने की नई ताकत मिल जाती है और ग्रेविटी को कंट्रोल करने की भी। सुबह तक वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है। डॉर्म के अंदर जैसे हर दिन उठता है वैसे ही उठता है। वह अचानक से सीधा बैठ जाता है जब कमरे में एक तेज आवाज गूंजती है। उसके रूममेट्स पहले ही तैयार हो रहे हैं और उसे भी जल्दी करने को कहते हैं अगर उसे टाइम पर स्कूल पहुंचना है। जब वह देखता है कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक है और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, वह सोचता है कि जो कुछ भी उसने देखा क्या वह सिर्फ एक अजीब सपना था। लेकिन उसके नए स्टैट्स बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी उसने देखा था वह सब सच था। रातों रात लेवल 2 से लेवल 10 पर पहुंचने के बाद वह सोचने लगता है कि अब उसका क्या रैंक होगा। तभी उसका रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह बताता है कि कैसे कोई एक पिछली रात बेशर्मी से उसकी तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि वह कितना कूल और जबरदस्त ताकतवर बन गया है। मालोंग चुपचाप कमरे के दूसरे कोने से झांकता है, ऐसे दिखाता है जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर जो भी हो, उसका रूममेट उसे रैंकिंग असेसमेंट में सबूत देने को कहता है। इससे पता चलेगा कि डॉम किंग का टाइटल रखने के लिए कौन ज्यादा ताकतवर है। स्कूल जाते हुए वह खुद को डॉम किंग कहने वाला गर्व से अपने प्रजा को बताता है कि हर रैंक 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो भले ही वह सब ई रैंक के मामूली लोग हैं, लेकिन वह कम से कम दूसरे सबसे नीचे वाले ई रैंक के हारे हुए लोगों से ऊपर है, एक गर्वीले मिड ई रैंकर के रूप में। वह घमंड से घूमता है क्योंकि हर टियर के बीच का फर्क बहुत बड़ा माना जाता है। थका हुआ और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, वह मजाकिया आदमी कहता है कि वह इतना ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है कि पिछले असेसमेंट के बाद वह एक टियर ऊपर जरूर गया होगा। बहुत गुस्से में मालोंग हमारे लड़के से कहता है कि मजाक करना बंद करे और पूरी ताकत लगाए और कम से कम आज डी रैंक हासिल करे। इससे डॉम किंग शायद एक बार के लिए अपनी न रुकने वाली जुबान बंद कर देगा। जल्दी ही लड़के स्कूल पहुंच जाते हैं जहां सब लोग बेचैनी से रैंकिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं। वह गुंडे अंदर आते हैं जैसे पूरा कैंपस उनका हो और जो भी उन्हें गलत तरीके से देखता है उसे बुरा भला कहते हैं। डॉम किंग की वह घमंडी मुस्कान भी गायब हो जाती है, जैसे उसका बाप गायब हो गया था जब वह उन्हें देखता है। लेकिन जरा देखो तो, उसी की तरह वह गुंडे भी अपनी हिम्मत लगभग खो देते हैं। अचानक से वह इज्जत से बिग ब्रदर चेन के सामने झुकने लगते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के।
उसके रूममेट्स धीरे धीरे समझने लगते हैं कि शायद माँ लॉन्ग ने जो कुछ भी कहा था वह पूरी तरह से बकवास नहीं था। हमारा लड़का उन मजाकिया लोगों को इग्नोर करता है और बस अपने काम से काम रखता है। तभी एक नया लड़का उसके सामने आ जाता है। वह लड़का जो स्कूल पुलिस की तरह काम करता है, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर जियान, उसे बहुत नरम तरीके से चेतावनी देता है। लगता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने उसे खुद भेजा है उस बेवकूफ को सबका सिखाने के लिए जिसने उसके प्यारे छोटे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। चैन के सब दोस्त तुरंत इधर उधर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। वह जियान से बहुत डरते हैं, जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए सारे गलत काम करता है। उसके रूममेट समझ नहीं पाते कि डी रैंक का यह मॉन्स्टर अचानक से हमारे लड़के को ऐसे क्यों निशाना बना रहा है। वह सीधा चैन के बिल्कुल पास आ जाता है। प्रेसिडेंट का वफादार चमचा घमंड से कहता है कि उसकी तेज सूंघने की शक्ति से वह ठीक ठीक बता सकता है कि कौन कितना ताकतवर है, और अभी उसे चैन से सिर्फ एक बेचारा कमजोर हारा हुआ आदमी की बू आ रही है। इस अपमान से खुश होकर हमारा लड़का बिना हिचकिचाहट के उसे वापस जवाब देता है। जीन पूरी तरह से अपना दिमाग खो देता है जैसे ही उसे कुत्ता कहा जाता है। लड़ाई शुरू होने से पहले वह बड़ा पप्स मास्टर उसे रुकने को कहता है ताकि वह सबके सामने तमाशा न बनाए। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे पता चला कि उसके छोटे भाई ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। मार खाना बस उसकी गलती का नतीजा था, क्योंकि उसने अपने से बड़े आदमी पर हाथ उठाया था एक की मदद से। यह सब कहने के बाद प्रेसिडेंट उसे इतनी तेज नजर से देखता है जैसे छुरियां चुभ रही हों, लेकिन हमारा हीरो जरा भी नहीं डरता। उसी पल एक प्रोफेसर घोषणा करता है कि रैंक असेसमेंट सेरेमनी अब शुरू हो रही है और सभी मौजूद स्टूडेंट्स से कहता है कि जब उनका नाम पुकारा जाए तो वह आगे आए। यह सुनकर प्रेसिडेंट अपने चमचे से कहता है कि वह जा रहे हैं। वह सोचता है कि यह सिर्फ एक बार हुआ है और उनके डराने के बाद चैन अब और कोई परेशानी नहीं करेगा। क्यों? ऊपर से देख रहा है। एक आदमी बेन हैरानी से वाइस प्रेसिडेंट से पूछता है कि वह आज रैंकिंग सेरेमनी क्यों देख रही हैं। वह सोचता है कि क्या किसी नए लड़के ने उनका ध्यान खींच लिया है। वह औरत धीरे से मुस्कुराती है और कहती है कि यह साल काफी दिलचस्प होगा। जल्दी ही शांगजो का नाम पुकारा जाता है। डॉर्म किंग थोड़ा घबराया हुआ महसूस करता है जब वह दरवाजे से अंदर जाता है। दूसरी तरफ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। देखो, असेसमेंट एक एक करके एक खास डीमन लेयर के अंदर किया जाता है। अंदर वायर्स से जुड़ा हुआ एक डीमन हार्ट एक अवेकनर का रैंक और पोटेंशियल उनकी एनर्जी को अपने अंदर लेकर मापता है। जब अवेकनर अपनी सबसे ताकतवर शक्ति बाहर निकालता है, सिग्नल वापस अर्थ पर पहुंचता है। उनका असेसमेंट का नतीजा सामने आता है। डॉर्म किंग का रैंक पिछली बार जैसा ही निकलता है, लेकिन प्रोफेसर हैरान दिखता है जब उसका पोटेंशियल दिखने में उम्मीद से ज्यादा टाइम लगता है। माँ लॉन्ग गौर से बदलते हुए नंबर को देखता है। बहुत इंतजार के बाद शांगजू का सबसे ज्यादा पोटेंशियल सिर्फ सी निकलता है। किंग उदास होकर बाहर आता है, यह समझकर कि जो तरकरी उसने सोची थी वह सिर्फ उसके दिमाग में थी। उसके रूममेट्स उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि वह सब भी एक ही कश्ती में हैं, ई रैंक में फंसे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा सी रैंक तक पहुंचने की ही ताकत रखते हैं। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का चमचा गर्व से बाहर आता है। वह अभी भी लोअर डी रैंक में है, लेकिन उसमें ए तक पहुंचने की ताकत है। चैन के रूममेट्स अपनी सारी उम्मीद खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही लगभग 10 स्टूडेंट्स को डी रैंक तक पहुंचते हुए देखा है। प्रोफेसर्स भी हैरान हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स पहले ही डी ग्रेड तक पहुंच गए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो असली लड़ाई का अनुभव नहीं ले सकते, ई रैंक से बाहर निकलना मुश्किल होता है। खुश होकर वह अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं। वह प्रेसिडेंट जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। सबकी आंखें गोंग टिंग की तरफ घूम जाती हैं। वह स्टूडेंट जो पहले ही एक गिल्ड मास्टर है, जब वह स्टेज पर आता है। हमारा लड़का फिर भी शांत रहता है और सब्र से नतीजे का इंतजार करता है। अकेडमी में सब जानते हैं कि गोंग टिंग 2 साल पहले सिर्फ लोअर डी रैंक में था। अकेडमी में सबसे बड़े ग्रेड का रिकॉर्ड मिडिल डी रैंक था, तो लोग सोच रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट अब इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। डीमन लेयर के अंदर डीमन हार्ट की आंखें धीरे से उसकी मौजूदगी में खुलती हैं। प्रेसिडेंट अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके अंदर एक तेज इच्छा है कि वह ग्रेजुएशन सेरेमनी में धमाके के साथ बाहर निकले और अपना नाम इतिहास में नंबर 1 के रूप में दर्ज कराए। जब प्रोफेसर्स उसका पोटेंशियल ग्रेड सोने की तरह चमकते हुए देखते हैं, वह हैरानी से अपनी पलक झपकाते हैं। उनका शक सच साबित होता है, क्योंकि गोंग टिंग का हाई डी रैंक उन्हें पूरी तरह से हैरान कर देता है। सिर्फ यही नहीं, भीड़ में जोश भर जाता है इतिहास के पहले पोटेंशियल एस रैंक को देखकर। प्रेसिडेंट के चमचे अपने बॉस की लगातार तारीफ करते हैं। चैन के रूममेट्स जलन से जलते हैं जब वह अपनी आंखों के सामने एक लेजेंड को पैदा होते हुए देखते हैं। प्रोफेसर्स आपस में धीरे से बात करते हैं कि यह खबर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जानी चाहिए। उन्हें अपने इस अनमोल एस रैंक कैंडिडेट का बहुत ध्यान रखना होगा। यह पक्का करना होगा कि वह देश छोड़कर न जाए। इसके अलावा वह अकेडमी में गिल्ड से जुड़ा सबसे छोटा स्टूडेंट है। उनके स्कूल का नाम हेडलाइंस में आना पक्का है। ऊपर से देखते हुए प्रिंसिपल युआन लॉन्ग समझ जाता है कि वाइस प्रेस लिंग यू को उसके पोटेंशियल के बारे में पहले से पता था।
इसी वजह से वह खुद सेरेमनी देखने आई थी, लेकिन वह बात को और दिलचस्प बनाती है यह कहकर कि वह सिर्फ उसे ही देखने नहीं आई थी आज। उस चमकीले प्रेसिडेंट के अलावा एक और स्टूडेंट है जो उन्हें ज़्यादा दिलचस्प लगता है। बिल्कुल सही टाइम पर उसी स्टूडेंट को अगला स्टेज पर बुलाया जाता है। जीन को एक अच्छा आइडिया आता है और वह उस रहस्यमयी अर्बन लेजेंड को छेड़ने का फैसला करता है और उसे कहता है कि वह अपने रूममेट्स की तरह एक और ई रैंक का कचरा ना निकले। वह कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह मजाक का पात्र बन जाएंगे और उनके लिए तो यह शर्म की बात है कि वह ऐसे बड़े इवेंट में आए ही क्यों। लॉन्ग अपने दोस्त का साथ देता है और हिम्मत से कहता है कि वह सबको हैरान कर देगा। भीड़ पूरी उम्मीद से देखती है, अगर बनी भी पूरी उम्मीद से देखती है। जब चैन आखिरकार डेमन लेयर में अंदर जाता है, डीमन हार्ट तुरंत बहुत ज्यादा दबाव महसूस करता है। जैसे ही चैन पास आता है और हमारी हीरोइन है, हीरो को याद आता है कि एक अवेकनर के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक बड़े रैंक वाले गिल्ड में शामिल होना है। वह जानता है कि उस मकसद तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करना, जहां कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के मेंबर्स चुनने होते हैं एक 10 लोगों की टीम बनाने के लिए। जो टीम पहले नंबर पर आती है उसे देश के सबसे बड़े इंपीरियल गिल्ड में सीधा शामिल कर लिया जाता है। तो इस टेस्ट का मकसद सब देखने वालों के लिए बिल्कुल साफ है। शेन भर्ती शुरू करता है और अपने बॉस को एक और लो टियर डी रैंक वाले को मिलाता है, जबकि वह गर्व से कहता है कि उनकी पार्टी अब पूरी हो चुकी है। वह बताता है कि उनकी टीम में पहले ही सारे डी रैंक्स और प्रेसिडेंट का भाई भी है, तो उनके लिए पहला नंबर हारना बिल्कुल नामुमकिन है। चैन समझता है कि ताकतवर स्टूडेंट्स आखिरकार इकट्ठे होंगे सबसे ताकतवर पार्टी बनाने के लिए, जबकि सबसे कमजोर भी उसी तरह इकट्ठे होंगे, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक कठोर माहौल बनाता है, जहां कमजोर लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकाल दिया जाता है और खत्म कर दिया जाता है। कुछ टाइम बीतने के बाद लॉन्ग को बेचैनी होने लगती है कि स्क्रीन पर कोई बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है, और भीड़ जल्दी से सोच लेती है कि चैन इतना कमजोर होगा कि सिस्टम उसकी मौजूदगी को ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है। फिर टिंग को समझाता है कि बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ कचरा हैं, तो उन्हें यहाँ और टाइम बर्बाद किए बिना चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी करते हैं, तभी स्क्रीन अचानक से चमकती है और एक हाई डी रैंक का लेबल दिखाती है, जिससे पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, जबकि उनके चेहरों पर हैरानी छा जाती है। प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल के साथ भी हैरानी से रिएक्ट करता है इस अनोखे नतीजे पर। फिर भी सिस्टम जल्दी ही पता लगा लेता है कि नतीजे में एक अजीब बदलाव है। पता चलता है कि चैन सिस्टम का इस्तेमाल करता है यह देखने के लिए कि उसके लेवल 10 के बेस स्टैट्स उसके बिना बदले फिजिकल रूप में इवैल्यूएशन के दौरान क्या रैंक देते हैं। जब वह डी रैंक देखता है तो वह अपनी क्लास इन्फर्नल डेथ किंग में बदल लेता है, जो अब तक उसकी सबसे कमजोर डिवाउट क्लास है। रैंक तुरंत बदल जाता है हाई डी से मिड सी में, जो भीड़ को पूरी तरह से हैरान कर देता है। जबकि काउंसिल यह मानने में मुश्किल महसूस करती है कि मशीन अभी भी ठीक से काम कर रही है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स भी इस हालत पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि नतीजे बार बार क्यों बदल रहे हैं, और जल्दी ही उन्हें शक होने लगता है कि मशीन सच में इतनी खराब हो गई है कि ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी पल डीमन हार्ट के अंदर एक गड़बड़ दिखती है और डीमन हिलने लगता है। नतीजे फिर से अजीब तरीके से बदल जाते हैं। चैन ये देखता है और एक ज्यादा ताकतवर क्लास में बदलने का फैसला करता है। वह पर्गेटोरी राक्षसा बन जाता है। डीमन हार्ट घबरा जाता है, जबकि डेमन लेयर के बाहर एक तेज तूफान उठता है और जियोन हैरानी से चिल्लाता है, कहता है कि यह एक आसमानी निशानी है जो बताती है कि इतिहास बदल रहा है, क्योंकि उनके डॉर्म ने एक भगवान जैसा मॉन्स्टर पैदा किया है। अगले ही पल बलारी से त्रिहारी पोटेंशियल एस रैंक पर चमकता है, जिससे साइंटिस्ट दोनों और प्रेसिडेंट टिंग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं जो उन्होंने अभी देखा। लेकिन सिस्टम अचानक से एक चेतावनी दिखाता है कि यूजर का पोटेंशियल उसकी सबसे ज्यादा हद से ज्यादा है और अभी की हद में उसका पता नहीं लगाया जा सकता। जीन्स उसका दिमाग लगभग बंद हो जाता है, जैसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गई हो, क्योंकि उसकी रूह हैरानी से उसके शरीर से निकलने वाली होती है। वह मरा नहीं है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा दबाव में टूटने लगता है। साइंटिस्ट्स घबराहट में आगे बढ़ते हैं, यह पक्का करने के लिए कि स्टूडेंट को कोई नुकसान न हो। लेकिन जब वह आखिरकार पहुंचते हैं तो वह हैरानी से जम जाते हैं जब उन्हें एक सूखा हुआ रेजर मिलता है। जहां पहले डीमन हार्ट था वह पड़ा हुआ, क्योंकि वह पूरी तरह से जल चुका था बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से। यह साफ हो जाता है कि चैन ने उसे शायद थोड़ा ज्यादा डरा दिया था। फिर भी वह उसे खा जाता है और किसी का भी रैंक देखने की ताकत हासिल कर लेता है और पास के खतरों के बारे में चेतावनी भी मिलती है। वह डीमन लेयर से बाहर आता है और डीमन की ताकत महसूस करता है। वह खुशी से हैरान होता है जब हर आदमी का रैंक उसके सामने दिखता है। लेकिन फिर वह जल्दी से देखता है कि प्रेसिडेंट
ने भी अपना असली पोटेंशियल छुपाया हुआ है और वह ज्यादा से ज्यादा एक मामूली सी रैंक का ही निकलता है। साइंटिस्ट अजीब तरीके से बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि डीमन हार्ट को बहुत ज्यादा दबाव की वजह से हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए उन्हें अभी और टेस्ट रोकने होंगे। वह चैन के स्टैट्स को एक गलती बताते हैं और घोषणा करते हैं कि पूरी रिपोर्ट बड़े अफसरों को जांच के लिए भेजी जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स को अगले दिन अपने असेसमेंट के लिए वापस आने को कहा जाता है, क्योंकि तब तक टेस्टिंग के लिए एक नया डिवाइस बिना किसी परेशानी के तैयार कर लिया जाएगा। वापस जाते हुए चैन के रूममेट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे एक जबरदस्त गीगा चैट की तरह ट्रीट करते हैं, जो उसने अभी अभी सबके सामने किया था। जीन साफ तौर पर जलन को संभाल नहीं पाता और चैन को धोखेबाज कहता है, जबकि वह पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, मशीन तोड़ने के लिए हर्जाना मांगता है और काउंसिल का टाइम बर्बाद करने के लिए, एक हारे हुए आदमी की तरह। जैसे ही चैन का सब्र टूटने लगता है और वह उस आदमी को वहीं खत्म करने की तैयारी करता है, टिंग बीच में आता है और तुरंत जियान को रोकता है। प्रेसिडेंट उसे चेतावनी देता है कि वह उनके टीममेट की बेइज्जती न करे। जियान वहीं पर हैरान हो जाता है और फिर टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस नए शक्तिशाली आदमी को अपनी टीम में आने के लिए कहता है। वह पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि साथ मिलकर वह बिना किसी शक के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोर बनाएंगे। जियान चेन पीछे पूरा पागल होने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि चेन के लिए जगह बनाने के लिए किसी को टीम से निकालना पड़ेगा और इससे भाइयों के बीच जरूर झगड़ा होगा। उसके हिसाब से टिंग की टीम में शामिल होना बिना किसी शक के पहला नंबर पक्का कर देता है। तो वह सोचने लगता है कि चेन में ऐसा क्या खसास है, जबकि दूसरे लोग इतनी कोशिश के बाद भी इस टीम में घुस नहीं पाए। वह अपना घमंड निगलता है और न चाहते हुए भी चेन को टीम में वेलकम करता है, हीरो के कंधे पर हाथ रखते हुए, जिसमें साफ झिझक दिखती है। चेन तुरंत उसका हाथ हटा देता है और साफ कहता है कि उसे उनके साथ शामिल होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इस जवाब से जियान को पसीने छूट जाते हैं, जबकि टिंग पूरी बात को चुपचाप बिना किसी रिएक्शन के देखता रहता है। जियान चेन पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसे पता नहीं वह क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम पूरे स्कूल में बिना किसी कंपटीशन के पहले नंबर पर है। चेन वह पीठ मोड़कर चला जाता है और कहता है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और उनके पूरे ग्रुप को एक पल के लिए भी झेलना मुश्किल है। वह उनसे कहता है कि उसे दोबारा परेशान न करें और उस बेइज्जती भरे इनकार के बाद जियान गुस्से और नफरत से जलने लगता है। पूरा स्कूल जल्दी ही चेन के इनकार के बारे में बातें करने लगता है और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उस सी रैंक के दिखने के बाद वह पहला नंबर खुद ही लेना चाहता है। अब पूरे स्कूल को एक अच्छा शो मिल गया है जिसे वह एंजॉय कर सके। जैसे ही ड्रामा शुरू होता है, इधर चेन के रूममेट्स जियान और टिंग के चेहरों पर पूरी बेइज्जती देखकर पूरा मजा लेते हैं। उस पब्लिक रिजेक्शन के बाद प्रेसिडेंट शांति से जियान को कहता है कि अगर चेन के अपने प्लान्स हैं तो चिंता न करे, जबकि वह खुद शांत रहता है। उसी वक्त प्रिंसिपल, जो पूरा मामला देख रहा था, गहरी मायूसी की सांस लेता है, क्योंकि लड़कों ने टीम बनाने से मना कर दिया जैसा उसने सोचा था। वह चाहता था कि वह साथ मिलकर एक नया स्कूल रिकॉर्ड बनाए, लेकिन लिंग जिद करती है कि इस तरह से सिचुएशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वह समझाती है कि टिंग अमीर घर में पला बढ़ा है, इसलिए इस तरह का इनकार उसके दिमागन में बिना किसी शक के सीधा जंग का ऐलान होगा। वह प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि उनका प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जिससे ऐसी बेइज्जती के बाद आसानी से डील किया जा सके। जियान कंप्लेन करता रहता है और कहता है कि चेन का ईगो बहुत बड़ा हो गया है, सिर्फ एक टेस्ट एरर की वजह से जिसमें सी रैंक दिखा था। लेकिन टिंग इशारा करता है कि हो सकता है रिजल्ट गलत ना हो। वह मानता है कि भले ही चांसेस न के बराबर हों, वह फिर भी किसी को अपनी पहली जगह उससे छीनने नहीं देगा। जियान फिर याद करता है कि चेन शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसे लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि काउंसिल मेंबर्स बड़े लोग हैं जिन्होंने चुपके से एक डेमन लेयर में बहुत टाइम तक ट्रेनिंग की है अपने करंट लेवल तक पहुंचने के लिए। वह सुझाव देता है कि उसे खुद जाकर चेन को उसकी बदतमीजी के लिए सबक सिखाना चाहिए, लेकिन टिंग उसकी बात काट देता है और पूछता है कि क्या उनका प्रेसिडेंट इतना छोटा लगता है कि ऐसा करेगा। जियान तुरंत अपनी गलती समझता है और माफी मांगता है, जबकि टिंग अपना करियोके प्लान कैंसिल कर देता है और जियान को कहता है कि वह सब कुछ खुद संभाले बिना किसी और गाइडेंस के। वह ठंडे लहजे में कहता है कि जियान जो भी करेगा उसका उससे कोई लेना देना नहीं है और जियान इससे खुश नहीं होता। जियान तुरंत मैसेज समझ जाता है बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के। करीब 10 मिनट बाद एक इन्फॉर्मेंट जियान के पास आता है और बताता है कि चेन स्कूल से निकल चुका है। उसने कहा था कि उसे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। वह यह भी बताता है कि चेन बिना खाना खाए ही निकल गया, जिससे सिचुएशन और भी कन्वीनियंट हो जाती है। जियान इसे भगवान का इशारा समझता है और उससे निपटने के मौके पर एक्साइटेड हो जाता है, ऐसी जगह पर जहां कोई रोक टोक न हो। जैसे ही चेन सड़क पर चलता है, उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में एक बड़े गिल्ड को एक बार बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, जब वह सेंट ही कंट्री के इलाके में एक डीमन लेयर को जीतने की कोशिश कर रहे थे। उस लेयर के अंदर उन्हें रैथ नाम का एक ऐसा मॉन्स्टर मिला था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसके कारण पूरी पीक टीम बिना किसी टक्कर के तुरंत खत्म हो गई थी।
वह मॉन्स्टर फिर इंसानी दुनिया में भाग गया और हर जगह बहुत तबाही मचाई। और भले ही वह याद पूरी ना हो, चैन पक्का इरादा रखता है और इस जिंदगी में उसी डेमन लेयर को ढूंढने का प्लान बनाता है। इस प्लान को शुरू करने के लिए चैन को बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए वह बिना किसी झिझक के मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर की तरफ जाता है। उसे याद आता है कि मिथ्रिल गिल्ड के अंडर यह एक्सचेंज सेंटर फ्यूचर में पूरे देश का सबसे बड़ा मटेरियल ट्रेडिंग हब बन जाता है। इस दुनिया में एक अवेकनर की ताकत उसके इक्विपमेंट और हथियारों की क्वालिटी पर देखी जाती है और यह एक्सचेंज ऐसी चीजें खरीदने और बेचने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चैन के लिए यह जगह अभी के लिए बस जल्दी और आसानी से पैसे कमाने का एक तरीका है। उसके बड़े गोल्स की तरफ बढ़ने से पहले वह सीधा अंदर जाता है और कुछ दांत ब्रोकर को देता है, जो उन्हें बहुत गौर से और शक से देखता है। वह पूछता है कि उस जैसे स्टूडेंट को ऐसी चीज कैसे मिली। तो चैन शांति से बताता है कि यह उस मॉन्स्टर से गिरा था जिसे उसने पहले हराया था। ब्रोकर हैरान होता है और कहता है कि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। लेकिन उसकी असिस्टेंट बीच में आती है और बताती है कि यह दांत ई क्लास मॉन्स्टर्स, जिनको बीस्ट सैंक्शन कहते हैं, उनके हैं। वह याद दिलाती है कि रिकॉर्ड्स में लिखा है कि इन दांतों से ई ग्रेड क्लाउड टाइप सेप्टर बन सकता है या उन्हें पाउडर बनाकर कई चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। घमंडी ब्रोकर उसे बीच में काट देता है और दांत को वापस टेबल पर रख देता है। कहता है कि ई ग्रेड आइटम की वैसे भी बहुत कम वैल्यू होती है। वह शेखी बघरने लगता है कि उनका एक्सचेंज वीआईपी सिस्टम पर चलता है, जहां वह सिर्फ उन अवेकनर्स से डील करते हैं जिनकी सोसाइटी में पहचान और ऊंचा दर्जा हो। वह कहता है कि वह सिर्फ डी ग्रेड आइटम्स और उससे ऊपर के आइटम्स डील करता है और इसको यह बताने के लिए इस्तेमाल करता है कि वह ऐसे लो टियर ई ग्रेड आइटम को बिल्कुल नहीं पहचानता। अपने मन में वह हाल ही में हाई ग्रेड कस्टमर्स की कमी की शिकायत करता है और लो टियर वाले से डील करने में कोई फायदा नहीं देखता, क्योंकि इससे उसकी प्रमोशन के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। वह पूरी सिचुएशन को एक परेशानी बताता है और बिना सोचे समझे जिम्मेदारी अपनी असिस्टेंट ली की तरफ फेंक देता है और एक तरफ हो जाता है। वह हल्के से चैन को कैश का एक लिफाफा देती है और पूछती है कि इस ट्रांजैक्शन के अलावा उसे किसी और चीज में मदद चाहिए। चैन 18,000 की रकम चेक करता है और सोचता है कि अभी के लिए उसके किराए की प्रॉब्लम बिना ज्यादा स्ट्रेस के हल हो जाएगी। फिर वह चमकती हुई ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है जो उसने पुर्गटरी राक्षसा से हासिल की थी, जो अब एक तलवार है जो तुरंत उसका पूरा ध्यान खींच लेती है। भले ही उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी, वह अंदाजा लगाती है कि यह कम से कम बी ग्रेड आइटम होगा या शायद ज्यादा से ज्यादा ए ग्रेड भी हो सकता है। ब्रोकर अपनी भौवें उठाए वापस आता है और उसकी बात को सिर्फ ख्याली पुलाव बताता है, क्योंकि ए ग्रेड आइटम्स आमतौर पर 10 लाख के होते हैं। वह कहता है कि उसने वहां कई सालों तक काम किया है और उसने कभी भी ए ग्रेड आइटम के आसपास की कोई चीज नहीं देखी। उसी पल दुकान का मालिक आता है और शांति से कहता है कि यहाँ जो आइटम है वह न तो ए ग्रेड है और न ही बी ग्रेड। ब्रोकर अपने बॉस की तेज नजर की तारीफ करता है और कहता है कि वह पहले से जानता था कि एक मामूली स्टूडेंट के पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं हो सकती। लेकिन मालिक बताता है कि यह हथियार साफ तौर पर पुर्गटोरी की जमीन से आया है और बताता है कि यह असल में एक एस ग्रेड आइटम है। ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों उस हैरान करने वाली बात सुनकर लगभग सिस्टम मेल्टडाउन का शिकार हो जाते हैं। उनके चेहरे हैरानी से जम जाते हैं। मालिक तुरंत चैन के हाथ पकड़ता है और पूरे अदब के साथ उसे एक इज्जतदार मेहमान की तरह वेलकम करता है। फिर वह चैन को अपने साथ वीआईपी रूम में चलने के लिए कहता है और उसे बिना किसी झिझक के अपनी कोई भी इच्छा बताने के लिए एनकरेज करता है। इधर चैन संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि वह आखिरकार देखता है कि मालिक चिंगजू बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक सामने आ गया है। वीआईपी रूम में बैठने के बाद गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि वह हथियार कितने में बेचना चाहता है। हमारा लड़का तुरंत 10 लाख बोलता है, जो हरे बालों वाले आदमी को हैरान कर देता है। रॉस उससे कहता है कि यह कम से कम कई करोड़ में बिक सकता है क्योंकि यह बहुत कीमती है। लेकिन चैन उससे कहता है कि वह बस इस ग्रेट स्वॉर्ड को 1 महीने के लिए $10 लाख के लोन के लिए गिरवी रखना चाहता है। इससे वह आदमी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि हमारा लड़का बहुत स्मार्ट है और वह सोचता है कि यह असल में कौन है। चैन आगे कहता है कि वह असल रकम 30 दिन में चुका देगा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अगले महीने। जवाब देने से पहले गिल्ड बॉस लड़की को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि बड़े लोग बिजनेस की बात कर सकें। जब सब साफ हो जाता है तो वह आदमी कहता है कि वह जानता है कि चेन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से है, जहां के सीनियर्स अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं। वह आगे कहता है कि वह जानता है कि ग्रेजुएशन टेस्ट 30 दिन में होगा और उसका इनाम 10 लाख होगा। वो आदमी फिर सीधा हमारे हीरो से पूछता है कि क्या वह पूरी तरह से श्योर है कि वह टेस्ट पास कर लेगा। फील्ड बॉस फिर अपना शेरलॉक वाला दिमाग लगाता है और समझता है कि चैन को पैसों की बहुत जरूरत है और वह यहाँ नहीं आता अगर यह उसका आखिरी ऑप्शन न होता। आखिर में वह ऐलान करता है कि वह उसे तुरंत 15 लाख देगा बिना किसी इंटरेस्ट के। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वह मुस्कुराता है और कहता है कि यह एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होगी। चैन ये देखकर हैरान रह जाता है।
वह आदमी उसे यकीन दिलाता है कि वह इस कमरे से एक भी बात बाहर नहीं निकलने देगा। वह बस बदले में इतना कहता है कि हमारा लड़का जब भी कुछ और ट्रेड करना चाहे तो इस गिल्ड में आए। चैन अपने मन में सोचता है कि इस आदमी ने सब कुछ इतनी आसानी से समझ लिया, फिर भी उसने उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। अब वह समझता है कि गिल्ड बॉस फ्यूचर में इतना बड़ा आदमी क्यों बनता है। हमारा लड़का फिर उसका हाथ मिलाता है और सोचता है कि अगर उसे डीमन लॉर्ड को हराना है तो उसे मजबूत साथियों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही जरूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और पैसे तुरंत उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। गिल्ड बॉस फिर पूछता है कि क्या उसे टूर्नामेंट के लिए कोई हथियार उधार चाहिए, क्योंकि उसने अपना वाला अभी दिया है। वह हार नहीं मानना चाहता। वह टूर्नामेंट में सबसे अच्छा करना चाहता है। गिल्ड बॉस को लोगन में है। भले ही उसके पास कोई एस रैंक गियर नहीं है, फिर भी उसके पास बहुत सारे हाई क्वालिटी ए रैंक इक्विपमेंट हैं जिनमें से वह चुन सकता है। चैन उससे कहता है कि चिंता न करे। फिर बस दूसरी ग्रेट स्वॉर्ड को समन करता है जो उसने पहले हासिल की थी, जिससे गिल्ड के मेंबर्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इसके साथ हमारा लड़का वहां से चला जाता है, जबकि गिल्ड बॉस तुरंत पिंक बालों वाली लड़की को सुपरवाइजर बना देता है इतने हाई लेवल क्लाइंट को लाने के लिए। चैन के जाने से पहले वह समझता है कि वह कुछ खरीदना भूल गया था और काउंटर की तरफ वापस मुड़ता है। कुछ घंटे बाद वह अब एक बस स्टॉप के सामने खड़ा है। डेन एंड इट डिग्स मी। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने टॉप पर पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था और लोग उसे कचरे की तरह ट्रीट करते थे। उसने सिर्फ गुजारा करने के लिए लगातार शिफ्ट्स किए थे। दोनों भाई बहन को हर महीने गुजरने के लिए लगभग बेघर लोगों की तरह रहना पड़ा था। इवन उस वक्त अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया और खुद से कहा कि कैंपस उसके प्यारे भाई से बहुत दूर है, लेकिन असल में वह उस पर और ज्यादा पैसे का बोझ डालने से डरती थी। अभी के वक्त में वापस आते हुए वह सोचता है कि वह अभी तक क्यों नहीं आई और आसपास देखने लगता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है। उसे बेवकूफ कहती है कि वह एंट्रेंस के पास ढूंढ रहा है एग्जिट की जगह। अपना बड़ा सूटकेस खींचती हुई वह उससे कहती है कि वह फिर से कंगाल हो गए हैं क्योंकि किराए ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हमारा लड़का वहीं पूरे शौक में खड़ा रह जाता है क्योंकि उसने उसे आखिरी बार देखे हुए 7 साल हो गए थे, और उससे कहती है कि उसके सामान में मदद करे। कोई जवाब न मिलने पर वह उसके सामने अपना हाथ हिलाती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती है। उसी पल चैन अचानक आगे बढ़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है, उसे हैरान करते हुए। कुछ अजीब पलों के बाद उसने अपनी फॉरबिडन पोकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है उसकी पकड़ से छूटने के लिए, जबकि वह उसे लगभग दम घोंटने के लिए डांटती है। वह उससे कहती है कि वह हाल ही में बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और सोचती है कि क्या उसकी क्रश ने उसे आखिरकार रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वह इस बात को टाल देता है। फिर दोनों चलने लगते हैं, जबकि वह अपने एग्जाम्स के बारे में बोलती रहती है। फिर भी चैन सब कुछ सुनकर बहुत खुश होता है। खुद से कहता है कि वह इस जिंदगी में उसे कुछ भी नहीं होने देगा। इधर एक गली में कुछ गुंडे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये पक्का करने के बाद कि हमारा हीरो यहाँ से गुजरेगा, जियान अपने गुंडों को कहता है कि चुपके रहो जब तक उनका टारगेट ना आ जाए, फिर सब मिलकर उस पर हमला करना। अपने चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान के साथ वह खुद से कहता है कि वह उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर देगा। एक गुंडा उससे पूछता है कि क्या उन्हें मुश्किल होगी अगर सिचुएशन यहाँ से बढ़ जाती है। क्लाउड असैसिन उससे कहता है कि वह शुरू में उस आदमी को सबका सिखाना चाहता था, लेकिन उसकी हाल की मुलाकात ने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया है। यह याद करते हुए कि चैन ने उसे कैसे बेइज्जत किया, वह उन कचरे के ठेलों को कहता है कि उसके लिए कुछ छोड़ देना, और ऐसे ही कसम खाता है कि वह हमारे हीरो को ऐसा सबका सिखाएगा जो वह कभी नहीं भूलेगा। अपनी तारीफ करता है कि वह सबसे अच्छा क्लाउड असैसिन है, और उसके टारगेट के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होगा यह सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। हमारे हीरो की तरफ वापस आते हुए यून उसे याद दिलाती है कि वह बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और सोचती है कि क्या यह एग्जाम्स की वजह से है। वह बात को टाल देता है और कहता है कि उस जैसे कमजोर को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहन उसे याद दिलाती है कि उसने हमेशा उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ती रहो और बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हुए वह एक मोटिवेशनल गाना गाना शुरू करती है। जैसे ही वह गली में चलते हैं, चैन खुशी से हैरान होता है कि उसने इतनी आसानी से नोटिस कर लिया कि वह बदल गया है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे नहीं पता कि उसने अपनी पावर्स जगा ली हैं और वह अमीर हो गया है। उसके कॉन्फिडेंस भरे जवाब पर कि वह ठीक है, वह सोचती है कि क्या यह सिर्फ उसका मर्दाना घमंड बोल रहा है। यून अपना सर हिलाती है, जबकि वह सोचती है कि उसका भाई आखिरकार एक आदमी बन रहा है। इधर दूर से एक गुंडा जियान को बताता है कि उनके टारगेट के साथ एक लड़की है। इससे वह आदमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि गली में कोई कैमरा नहीं है और क्रिस हैंसन उन्हें पकड़ नहीं सकता। लेकिन हमारा लड़का तुरंत बुरी नियतों को पहचान जाता है और समझता है कि ये वही स्टूडेंट काउंसिल के कमीने लोग हैं। कुछ ऑफ ब्रांड एयरपॉड्स निकालते हुए उसने उन्हें अपनी बहन के कानों में रखता है और
उससे कहता है कि एक गाना सुने जो उसे हाल ही में पसंद आने लगा है, जो उसे हैरान कर देता है क्योंकि वह कभी गाने नहीं सुनता। उसके साथ चलने का फैसला करती है, उसे बेहतर समझने के लिए। वह फिर मुड़ता है और आसमान की तरफ गुस्से से देखता है, गुंडों को जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जबकि पीछे गाना बज रहा होता है। लड़ाई आखिरकार शुरू हो जाती है जैसे ही गुंडे आगे बढ़ते हैं। चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है और याद करता है कि उसे अपनी एक लौती फैमिली को खोए हुए 7 साल हो गए थे और अभी अभी उससे दोबारा मिला है। गुस्से से भरा हुआ वह सोचता है कि इन लोगों ने अपनी हिम्मत किस जादूगर की टोपी से निकाली है, और बिजली की तरह आगे बढ़ता है। हमारा हीरो अपना पैर पहले वाले पर मारता है और उसे पीछे फेंक देता है, जबकि दूसरे पसीने से तर हो जाते हैं। फिर वह अपनी मुट्ठी चार्ज करता है और 3 लोगों को एक साथ फ्री नकल सैंडविचेस देता है। चौथे वाले को एक जबरदस्त घुटने के वार से खत्म करता है। एक बहादुर कचरे का ठेला हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे स्पगेटी की तरह तोड़ देता है। वह आदमी दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उसे सीधा नाक पर एक जबरदस्त मुक्का पड़ता है। अपने साथियों को इधर उधर गिरते देखकर जियान हैरत से जम जाता है और सोचता है कि हमारा लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता और वह लेफ्ट और राइट मुक्के मारता रहता है। जब वह क्लाउड असैसिन की तरफ बढ़ता है, जब वह आखिरकार उस तक पहुंचता है, जीयून खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह सबसे ताकतवर असैसिन है और वह हार नहीं सकता। अच्छा इंसान होने के नाते हमारा हीरो उसे एक जबरदस्त मुक्के से हकीकत में वापस लाता है, जो उसे पीछे की तरफ उड़ा देता है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता और आगे बढ़ता है और मुक्कों का एक कॉम्बो छोड़ देता है, जिससे उसके कई दांत टूट जाते हैं। क्लाउड असैसिन जमीन पर एक तेज घूमते हुए पत्ते की तरह लुढ़कता है और एक दीवार से टकरा जाता है। अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ रोशनी दिखती है और वह देखता है कि शैतान खुद उसे घूर रहा है। हमारा हीरो फिर जियान को देखता है, जो अब अपनी इज्जत खो चुका है, और उसे याद दिलाता है कि उसने इस कचरे को पहले ही उससे दूर रहने को कहा था। सीधा उसकी रूह में वह उस बेअकल गंदे आदमी से पूछता है कि क्या उसे इंसानी बात भी समझ नहीं आती। वह आदमी इतना पिटा हुआ है कि उसकी पहचान भी नहीं हो रही, उसे अपने पैर भी महसूस नहीं हो रहे और उसके शरीर की आधी हड्डियां टूट चुकी हैं। उसे एहसास होता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वह मुश्किल से माफी मांग पाता है। चेन उसका कॉलर पकड़कर और एक खंजर उसके चेहरे पर रखकर उसे चुप करा देता है। मिस्टर टॉप असैसिन उसकी आंखों में साफ देखता है। मार डालने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है, उसमें बिल्कुल भी एक आम स्टूडेंट जैसा रूप नहीं है। जीन सोचने लगता है कि किस तरह की मुश्किल ने एक इंसान को चेन जैसा राक्षस बना दिया होगा। ठंडी नफरत के साथ वह उस आदमी से कहता है कि उसकी बातों को ध्यान से याद रखे अगर वह इस बुरे सपने को दोबारा नहीं चाहता। वह अगले बार उन्हें टुकड़े टुकड़े करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा अगर उन्होंने दोबारा कुछ बेवकूफ़ी की। यह उनके लिए उसकी आखिरी चेतावनी है। फिर वह जोर देने के लिए एक और बात कहता है, अगर वह उसकी बहन के 1 मील के अंदर भी आए तो वह खुशी से उनके सभी करीबी लोगों को एक एक करके मिटा देगा। उसके बाद वह खंजर गिरा देता है और गाना खत्म होने से पहले यूनी के पास वापस चला जाता है। इसके खत्म होने तक उसकी बहन जज्बातों से भर जाती है। वह उदास और दर्द भरे अकेलेपन के बोल सुनकर रो पड़ती है। वह रोती है, यह सोचकर परेशान है कि उसके भाई ने क्या झेला होगा जिसने उसे इतना बदल दिया सालों में। वह यह भी सोचती है कि क्या उसकी मदद उस वक्त काफी नहीं थी। पक्के इरादे के साथ वह उसे ठीक से डांटने के लिए घूमती है, लेकिन वह बीच बात में ही रुक जाती है जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद तोहफे पर पड़ती है। वह चमकदार सोने की कलम जिसे वह हमेशा पाने का सपना देखती थी उसकी आंखों के सामने है। यून खुशी से लाल हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके भाई ने उसे सबसे नई होलोग्राफिक मैजिक पेन खरीदी है, जिसकी कीमत उनके महीने के किराए से भी ज्यादा है। उसकी प्यारी प्रतिक्रिया उसका दिल खुश कर देती है। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि वह इसे वापस नहीं करना चाहती, भले ही किराया न दे पाने पर यह सही बात हो। अपनी मुट्ठी अपनी पीठ के पीछे छुपाकर चैन चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वह अपनी बहन की मुस्कान की हिफाजत करेगा और यह पक्का करेगा कि वह अपने सपनों के स्कूल में दाखिल हो। घर वापस आकर उसकी बहन खुशी खुशी घंटों हवा में होलोग्राफिक तस्वीरें बनाती है। बड़ा भाई चुपचाप उसके घर के बने रामेन का मजा लेता है और कहता है कि वह खुश है, कि वह तोहफे से खुश है। फिर भी वह उसके इतना खर्च करने पर परेशान है जब उनके पास अगले महीने का किराया भी नहीं है। वह उसे एक गर्व भरी मुस्कान देता है और बताता है कि उनका पूरे 1 साल का किराया पहले ही भर दिया गया है। बड़ा भाई शेखी मारता है कि उसकी दोस्त के साथ छोटी सी बिजनेस वेंचर हाल ही में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यून तेज है और उसे एक बहुत शक भरी नज़र से देखती है। वह उसकी आसान बिजनेस कहानी पर यकीन नहीं कर रही है। यह सब कहने के बाद वह उसे और ज्यादा नहीं पूछती। उसे याद भी नहीं कि कितना वक्त हो गया है जब उसके बड़े भाई ने इतनी खुलकर हंसी थी। वह धीरे से उसके कंधे पर थपथपाती है और एक सीधी सी गुजारिश करती है,
जो कुछ भी वह चुपके से कर रहा है उसे यह पक्का करना होगा कि वह खुद को थका न दे। इसी बीच एक शांत एक्वेरियम में प्रेसिडेंट टिंग अपनी कजिन के साथ कुछ हैरान करने वाली खबर शेयर करता है। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स ने कहा है कि मिस्टर टॉप असैसिन इतना बुरी तरह जख्मी है कि वह ठीक नहीं हो सकता। उसके शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी हैं कि उनकी मरम्मत नहीं हो सकती। उसका चेन से लड़ना तो प्रेसिडेंट ने सोचा भी नहीं था, लेकिन लड़ाई के बाद उसके शरीर की डरावनी हालत और भी हैरान करने वाली है। उसकी कजिन ठंडे तरीके से जवाब देती है। वह सिर्फ इस बात से नाखुश है कि उसकी टीम में शामिल होने वाले ताकतवर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की गिनती अब कम हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट भी उतना ही बेरहम है। जवाब देता है कि वह उस बोझ बने एनपीसी के बिना और अच्छा करेगा। फिर उनके चाचा और अकेडमी के डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। गोंगशुआन शांति से हमारे हीरो के हाल के कदम पर अपनी रिपोर्ट देता है। रैंकिंग सेरेमनी में हुए गड़बड़ की उसकी पूरी जांच आखिरकार आ गई है। नतीजों पर कोई शक नहीं है और चेन सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से ऊंची रैंक पर है। यह खुलासा पहले के टॉप स्टूडेंट को पूरी तरह हैरान कर देता है। वह आदमी फिर उसे एक गंभीर सलाह देता है। कहता है कि उसके पिता ने खुद अलायंस के एक वाइस चेयरमैन से उसके कॉम्बैट एग्जाम की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए कहा है, तो उसे यह पक्का करना होगा कि वह सबसे ज्यादा चमके। अगर वह किसी तरह ऐसा नहीं कर पाता है, डायरेक्टर एक दूसरा हल बताता है। हरी बालों वाली लड़की जो उसके चाचा की पसंदीदा भतीजी है, उसकी टीम को पहला स्थान हासिल करने में मदद करेगी। लेकिन काउंसिल प्रेसिडेंट बिना किसी झिझक के उस पेशकश को साफ मना कर देता है। वह दावा करता है कि उसने जांच के दौरान अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं थी। प्रेसिडेंट टिंग अपनी जबरदस्त बेहतरी पर पूरा भरोसा रखता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वह पूरी एकेडमी पर अकेला राज करेगा। एकेडमी के डॉर्म्स में वापस आकर हमारा लड़का अपने बैकपैक में वजन के साथ अपनी रोज की 100 मील की दौड़ पूरी करने के बाद नहाता है। वह पूरी तरह से एक ही मकसद पर लगा हुआ है और वो है आने वाले ग्रेजुएशन एग्जाम में $1 मिलियन का इनाम जीतना। यह उसके पास मिथ्रिल गिल्ड की चिंग जी के साथ अपनी डील पूरी करने और उनके साथ एक फायदेमंद व्यापार संबंध बनाने का एक ही असली मौका है। एग्जाम में सिर्फ कुछ हफ्ते बचे होने पर वह बिस्तर पर लेट जाता है, आराम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी नींद में भी मेहनत करते रहने के लिए। वह अपने डीमन लेयर में दाखिल होता है जहां डीमन किंग लान्यू का बहुत बड़ा वॉइड टावर उसके सामने खड़ा है। वह बिना किसी झिझक के प्रवेश द्वार तक जाने वाली लंबी सीढ़ियों पर चढ़ता है। ग्रेवहाउंड किंग्स क्लास के साथ उसकी पहली जांच में उसे एक अच्छी मिड सी रैंक मिली। दूसरी तरफ उसकी एबिसल फील्ड क्लास की जबरदस्त ताकत ने सिस्टम को पूरी तरह से ओवरलोड कर दिया। यहाँ तक कि डीमन हार्ट भी उसकी असली ताकत को ठीक से क्लासिफाई नहीं कर पाया। डीमन हार्ट भी उसकी पाँच साफ ने उसकी बाकी क्लासेस को जांचने का एक ही तरीका उसे साफ दिखता है। वह वॉइड टावर को खोलता है और उन्हें सीधे जंग के मैदान में उनकी असली ताकत को परखने का फैसला करता है। वह अंदर कदम रखता है, यह जानने के लिए उत्सुक है कि टावर उस पर किस तरह की कठोर चुनौती फेंकेगा। जो वह अंदर देखता है उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। वह खुद को एक अजीब दुनिया में पाता है जहां वह अंतरिक्ष में तैरते हुए एक बहुत बड़े सफेद ग्रह पर खड़ा है। जैसे ही वह अपना पहला कदम रखता है वह तुरंत एक घुटने पर बैठ जाता है, मुश्किल से अपने शरीर को सीधा रखे हुए। फॉलन स्टार वेस्ट्स में ग्रेविटी धरती से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और चेन अपनी हड्डियों में दबाव महसूस करता है। उसके पीछे टावर का प्रवेश द्वार पूरी तरह से गायब हो जाता है। वह पहले ही समझ जाता है कि इसका मतलब है उसे बॉस को हराना होगा ताकि एग्जिट दोबारा खुल सके। इससे पहले कि कोई जानलेवा जानवर उस पर हमला करे, उसे जल्दी से खुद को ढालना और जीतना होगा। लेकिन एक फैंटम शेर जो शिकार के लिए आसपास घूम रहा है उसे यह आराम देने को तैयार नहीं लगता। कोई दूसरा रास्ता न होने पर चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में बदल जाता है। शेर सीधा उस पर झपटता है, फिर भी वह मुश्किल से बच जाता है और एक सही वार उसके कंधे पर करता है। जानवर गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन यह वार बेअसर साबित होता है क्योंकि वह किसी भी जरूरी जगह पर नहीं लगता। वह जल्दी समझ जाता है कि उसके हमले उतने ही धीमे और गलत हैं जितनी उसकी अभी ठीक से हिलने की ताकत है। फैंटम शेर उसे आसानी से जमीन पर दबा देता है और उसे टाकों की तरह काटने लगता है, यह दिखाते हुए कि यह राक्षस एक्सट्रीम ग्रेविटी में कितनी अच्छी तरह से ढल चुके हैं। वह शेर को थोड़ी देर के लिए अपनी बाजू चबाने देता है, फिर जल्दी से अपनी क्लास अबिसल फील्ड में बदल लेता है, जिसका पात्रिंग बारीपोटी करतीने में बदल लेता है। यह बदलाव तुरंत एक अलग तरह का स्टैट बूस्ट देता है। कुछ स्पीड के बदले उसे बहुत ज्यादा ताकत और स्टैमिना मिलता है, जो ऐसी करीबी लड़ाई की हालतों के लिए बहुत जरूरी है। उसकी क्लास बदलने से वह गुस्से वाला कुत्ता नीचे गिर जाता है और तुरंत लड़ाई उसके हक में हो जाती है। राक्षस की ग्रेविटी को कंट्रोल करने की ताकत बहुत कीमती साबित होती है। 10 GS वाले ग्रह पर 3 गुना मल्टीप्लायर बहुत बुरी तरह से लगता है। उसी पल शेर गुस्से से दहाड़ता है, लेकिन चैन कोई रहम नहीं दिखाता। फैंटम शेर को कुचल देता है ग्रह की सतह पर। उसके बाद वह जमीन पर फैलकर सांस लेता है। ग्लटनी उसे एक अच्छे लेवल अप नोटिफिकेशन से हैरान कर देता है।
फिर यह समझाया जाता है कि हर क्लास को एक स्टार रेटिंग मिलती है। स्टार्स की गिनती बताती है कि उस क्लास में बदलने पर स्टैट्स कितने बदलते हैं। पर्गेटोरी राक्षस के पास उसकी सभी मौजूदा क्लासेस में सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। इस फायदे के बावजूद उसने अभी अभी इस क्लास में एक बी रैंक फैंटम लायन के खिलाफ अपनी जान के लिए लड़ाई लड़ी। यह साफ हो जाता है कि उसे अपनी पोटेंशियल एसएसएस रैंक तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आगे वह यह देखकर परेशान होता है कि ग्लटनी उसे उस जानवर को खाने का ऑप्शन भी नहीं देता। यह राक्षस भी साफ तौर पर फ्लोर बॉस नहीं था, क्योंकि असली बॉस को हराने के बाद एक एग्जिट दिखना चाहिए। तभी एक बहुत बड़ा दरवाजा उसके पीछे खुलता है। अंधेरे से दर्जनों चमकती आंखें बाहर झांकती हैं। हकीकत उसे एक ट्रक की तरह टकराती है। एक फैंटम शेर को हराने में जितनी मेहनत लगी वह आगे आने वाले के सामने कुछ भी नहीं है। अनगिनत बी रैंक राक्षस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, हर तरफ से उसे पंजे मारते और नोचते हुए। अभी उसे पूरी तरह समझ आता है कि राक्षस ने उसे किस बारे में चेतावनी दी थी। डीमन ने कहा था कि टावर के अंदर बेरहम जानवर हैं और उसका रास्ता बेअंत दर्द और तकलीफ से भरा होगा। लेकिन डेमन ने उसे सब कुछ सहने की हिदायत भी दी थी, ढलने और मजबूत होने के लिए। जल्दी ही चैन अपनी नींद से झटके से जाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे सपने से बचा हो। कमरे में बाकी सब गहरी नींद में रहते हैं, पूरी तरह अनजान कि उसने अभी अभी राक्षसों द्वारा अपने शरीर को फाड़ने का दर्द झेला है। हमारा हीरो आखिरकार समझ जाता है कि पर्गेटोरी का वॉइड टावर इंस्टेंट लेवलिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। वह अभी एक लंबी, मुश्किल और दर्दनाक यात्रा की शुरुआत में है। हफ्ते बीत जाते हैं जब तक आखिरकार एकेडमी के ग्रेजुएशन एग्जाम का वक्त नहीं आ जाता। कई वीआईपीज वहां मौजूद हैं ताकि नए और होनहार स्टूडेंट्स के बैच को देख सकें। जब गरवाई की इंडिया टीम बनाने के लिए नए कम से कम ज़रूरतें भी घोषित की जाती हैं, जहां हर हिस्से में कम से कम एक हाई ई रैंक्ड स्टूडेंट को शामिल करना ज़रूरी है। टीम्स बनाने का पल आता है और यह घोषित किया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स अब एक दूसरे की रैंक्स देख सकते हैं। इससे सभी को जल्दी से यह फैसला करने में मदद मिलती है कि अपनी पार्टी के लिए किसे चुनना है। स्टूडेंट्स को रैंक के हिसाब से लगाया जाता है, सबसे ऊंची से सबसे नीची तक। लेकिन मा लॉन्ग तुरंत कुछ अजीब देखता है। चैन खुद हैरान है यह देखकर कि उसका नाम सबसे नीचे है। सबकी निगाहें उस पर घूम जाती हैं जब दूसरे सोचने लगते हैं कि एक लगभग सी ग्रेड अवेकनर क्लास में सबसे नीचे कैसे हो सकता है। जलाने वाले स्टूडेंट्स तुरंत बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। यकीन है कि उसकी ऊंची रैंक जांच में कोई गलती थी। फिर भी वह भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसकी ताकत असली है, और अगर वह उनकी टीम में होता तो उनके स्कोर्स पक्का बढ़ जाते। काउंसिल प्रेसिडेंट टिंग चुप रहता है जब लोग आपस में बातें करते हैं, उस बेवकूफ़ के बारे में जो पक्का पछता रहा होगा कि उसने प्रेसिडेंट का अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। इस साजिश के पीछे उसका अपना चाचा गोंगशुआन है। उस कमीने ने सोचा था कि कोई भी हमारे लड़के को अपनी पार्टी में नहीं बुलाएगा जब उसे सबसे नीचे रैंक पर देखेंगे। उसका बुरा प्लान सिंपल था, अगर चैन क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा तो वह प्रेसिडेंट की पार्टी को हराने का मौका ही नहीं पाएगा। कुछ घंटे पहले की बात पर वापस आते हैं। पूरी क्लास प्रेसिडेंट टिंग से लगभग भीख मांग रही थी कि वह उन्हें अपनी टीम में ले ले। वह उसकी खुशामद करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शड चंग उन्हें चुप करा देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक और आदमी को ही ऐड कर सकते हैं। अभी की बात पर वापस आते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, सिर्फ सबसे कमज़ोर डॉर्म को पीछे छोड़कर। लॉन्ग कहता है कि उन्होंने सबसे पूछा, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं आना चाहता, क्योंकि अभी उनके पास सिर्फ 4 लोग हैं। वह ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर वह गुस्से में कहता है कि यह बहुत शक की बात है कि चैन का स्कोर सबसे नीचे रैंक पर कर दिया गया, जिसकी वजह से वह हिस्सा लेने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कम से कम एक हाई लेवल ई रैंक चाहिए। ऐसा लगता है कि उनके ग्रुप को जानबूझकर टारगेट किया गया था। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एक तरीका है जिससे स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और हाई लेवल गिल्ड्स में सिलेक्ट हो सकते हैं। फाइनल टेस्ट में हिस्सा लेने वालों की गिनती से पता चलता है कि ग्रुप को कितने मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा लोगों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोई भी कमजोर लोगों के साथ कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे सिर्फ एक एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। और बात खराब करने के लिए सबसे नीचे रैंक वाले 3 स्टूडेंट्स एक ही डॉर्म से हैं, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। तभी एक स्टूडेंट जूहो को आवाज देता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ एक आदमी की कमी है। वह लड़का उसे बहकाने की कोशिश करता है, कहता है कि वह पक्का ग्रेजुएशन टेस्ट में फेल होने का प्लान नहीं बना रहा होगा अपने कमजोर डॉर्म मेट्स के साथ टीम बनाकर। चैन समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा चांस है कि वह सब पीछे रह जाएंगे और कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉर्म किंग उनका ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि वह अपने रूममेट्स को कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात से दूसरा ग्रुप गुस्से में चला जाता है, लेकिन वह फिर भी उन्हें समझाता है कि दूसरों को कम मत समझो। स्टूडेंट लिस्ट चेक करते हुए लॉन्ग बताता है कि लगभग सबने अपनी टीम्स बना ली हैं। उन्हें सिर्फ एक और आदमी चाहिए, लेकिन कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं है। इसी बीच
हमारा लड़का डायरेक्टर को घूरता है और समझ जाता है कि उस आदमी का फैमिली नेम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा ही है। ऐसी चालाकी भरी हरकतें देखकर कोई भी सोचता है कि क्या गोंगशुआन सच में उसे इतना बड़ा खतरा समझता है। हिम्मत न हारते हुए वह ऐलान करता है कि वह पक्का टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। क्योंकि दूसरे अपनी दुश्मनी इतनी खुलेआम दिखा रहे हैं, वह खुद से कहता है कि उसे भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। एक प्रो की तरह ऑरा फार्मिंग करते हुए वह आगे बढ़ता है, जबकि वह अभी भी किल करने की कोशिश कर रहा है। वह अभी भी किल करने की कोशिश कर रहा है। वह अभी भी किल करने की कोशिश कर रहा है। वह अभी भी किल करने की कोशिश कर रहा है। वह अभी भी किल करने की कोशिश कर रहा है। वह अभी भी किल करने की कोशिश कर रहा है। जबकि जिम्मेदार ऑफिशियल्स ताकत के इस अचानक दिखावे से हैरान हैं। उसके डॉर्म मेट्स भी सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। हमारा हीरो याद करता है कि सभी अवेकनर स्कूल्स में एक खास रिवाज है। एक कम्पिटिटिव माहौल बनाने के लिए स्टूडेंट्स किसी को भी किसी भी वक्त चैलेंज कर सकते हैं। भले ही यह दिखावा लगे, लेकिन यह अपनी ताकत दिखाने और पहचान बनाने का एक तरीका है। ऐसी सिचुएशंस में बहुत से लोग पहले तो लड़ने से मना कर देते हैं, वहां पर उन्हें भी आप ही कर देते हैं, लेकिन वह जानता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब तक वह उस ब्लॉन्ड को हरा देता है, सब उसके साथ टीम बनाना चाहेंगे। तभी एक लड़की दरवाजे पर आती है और हमारे हीरो को आवाज देती है। पूछती है कि क्या उसे अभी भी अपनी टीम में किसी की जरूरत है। वह आगे कहती है कि वह भी इस साल के ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट आगे कहती है कि वह मिडिल स्कूल में ही डी रैंक तक पहुंच गई थी, इसलिए वह उसे निराश नहीं करेगी। उसके डॉर्म मेट्स पागल होने लगते हैं, यह सोचकर कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी तरफ कैसे कर लिया। चंग और टिंग दोनों उलझे हुए लगते हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, जबकि डायरेक्टर अपने पानी में लगभग फंस जाता है। स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट इस टेस्ट में सबसे खराब रैंक वाली टीम में क्यों शामिल होना चाहती है। कोई नहीं जानता कि वह सच में कौन है, लेकिन एक अफवाह है कि वह सेंट किंगडम से आई है। डायरेक्टर लगभग गुस्से से फट जाता है और उसे कहता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट स्कूल के ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। वह आगे कहता है कि लिंग ने यहाँ कभी कोई रैंक्ड टेस्ट नहीं दिया, न ही उसने अपना रैंक साबित किया, जो सभी रूल्स के खिलाफ है। अचानक से प्रिंसिपल आता है और कहता है कि डायरेक्टर सही है। गोंगशुआन को उस बूढ़े आदमी को देखकर लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन प्रिंसिपल फिर पूछता है कि लिंग टेस्ट में क्यों शामिल होना चाहती है, जबकि वह यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए ही रुकेगी। इसी बीच हमारा लड़का हैरान हो जाता है और सोचता है कि प्रिंसिपल अचानक से टेलीपोर्ट कैसे हो गया, क्योंकि वह तो वॉरियर क्लास का है। बूढ़ा आदमी समझाता है कि अगर वह टेस्ट में शामिल होती है तो दूसरों के साथ ठीक नहीं होगा, जिस पर वह बस हाँ में हाँ मिला देती है। चैन को पसीना आने लगता है जब वह समझता है कि वह यह भी नहीं बता सकता कि ये दोनों किस रैंक के हैं। डायरेक्टर आखिरकार हिम्मत जुटाता है बोलने की और प्रिंसिपल का साथ देता है। कहता है कि एक स्कूल रूल्स के बिना नहीं चल सकता। प्रिंसिपल फिर अपना लहजा बदलता है और समझाता है कि इस स्कूल का मकसद अवेकनर्स को सीखने का माहौल देना है, ताकि वह जिंदगी में बड़े काम कर सकें। भले ही ग्रेजुएशन टेस्ट एक रिवाज है, लेकिन यह एक स्टूडेंट की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पलों में से एक भी है। वह पूछता है कि अगर कोई स्टूडेंट अचानक रूल्स बदलने की वजह से हिस्सा नहीं ले पाता तो स्कूल उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। डायरेक्टर को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और वह सोचता है कि क्या वह आखिरकार पकड़ा गया है। वह सवाल करने लगता है कि क्या प्रिंसिपल यह सब सिर्फ उस लड़के के लिए कर रहा है। यह समझकर कि यह परेशानी के लायक नहीं है, वह पीछे हटने का फैसला करता है। वह आदमी खुद से कहता है कि क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स ने पहले ही एक टीम बना ली है, तो वह असेसमेंट वैसे भी आसानी से जीत जाएंगे। वह आदमी प्रिंसिपल को झुककर सलाम करता है और माफी मांगता है। मानता है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह सिस्टम कुछ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलने से रोक सकता है। डायरेक्टर फिर ऐलान करता है कि अब कम रैंक वाली टीम्स और 5 से कम मेंबर्स वाले ग्रुप्स भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं, ताकि सबके साथ इंसाफ हो। चारों डॉर्म मेट्स ने आखिरकार अपनी टीम बना ली और सेलिब्रेट करते हैं कि अब वह ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। पीछे बैठे हुए प्रिंसिपल लिंग से कहता है कि वह उस लड़के में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लगती है। टेस्ट की एक तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की टीम को लीड करता है, दूसरी तरफ चैन 3 सबसे कमजोर प्लेयर्स को लीड करता है। इस बात से बूढ़ा आदमी बहुत क्यूरियस हो जाता है कि वह कौन सी केव चुनेंगे और आखिर में कितने पॉइंट स्कोर करेंगे। ऑफिशियल फिर ऐलान करता है कि सभी कैप्टन अब चुन सकते हैं कि वह कौन सी डेविल केव में जाएंगे। तभी उसके टैबलेट पर एक आवाज आती है, उसे हैरान करते हुए, क्योंकि एक कैप्टन ने पहले ही चुनाव कर लिया है। सब लोग पागल होने लगते हैं जब वो देखते हैं कि चैन ने कौन सी केव चुनी है। उसके डॉर्म मेट्स भी घबरा जाते हैं और उसे जल्दी से अपना इरादा बदलने को कहते हैं। पूछते हैं कि क्या उसे समझ भी आया है कि उसने अभी क्या किया। लेकिन हमारा लड़का चुप रहता है जब वो स्क्रीन को घूरता रहता है। ग्रेजुएशन टेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स के ग्रुप्स डेविल्स केव में जाते हैं और मॉन्स्टर्स को हराकर पॉइंट्स कमाते हैं। मॉन्स्टर लॉर्ड्स को कम समय में हराने पर अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं और डंजन की डिफिकल्टी से पता चलता है कि टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई होगा।
एक F रैंक डंजन 75 पॉइंट्स तक दे सकता है, जबकि एक E रैंक डंजन ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट्स दे सकता है। जिस टीम को सबसे ज़्यादा स्कोर मिलता है उसे इंपीरियल गिल्ड में सिलेक्ट किया जाता है और टॉप प्लेयर को 1 मिलियन UN का इनाम मिलता है। सिलेक्शन रूम में वापस आते हैं। स्टूडेंट्स ने डिस्कस किया कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर 90 पॉइंट्स था जो इंपीरियल गिल्ड के करंट लीडर ने अचीव किया था। एक E रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए भी टीम में कम से कम 3 सॉलिड D रैंक फाइटर्स चाहिए होते हैं। इस साल टिंग की टीम शायद उस रिकॉर्ड को सच में तोड़ पाए। डिस्प्ले फिर आवाज करता है और सबको बताता है कि किसी ने पहले ही एक डेविल्स केव चुन ली है। वह आदमी शॉक हो जाता है जब वह देखता है कि हमारे लड़के ने एक D रैंक डंजन चुना है। पहले कभी किसी ने D रैंक डंजन क्लियर नहीं किया है और सब सोचने लगते हैं कि क्या यह एक गलती थी। लॉन्ग हमारे हीरो से पूछता है कि क्या उसके सर पर चोट लगी है या कुछ और, जबकि डॉर्म किंग जो देख रहा है उस पर पूरी तरह से पागल हो जाता है। वह नर्ड चेन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बताता है कि उसने इस फैसले के बारे में बहुत सोच समझकर सोचा है। सिस्टम फिर से आवाज करता है जब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी D रैंक केव को सिलेक्ट करता है। टिंग के टीममेट्स तुरंत अपने लीडर की चॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उन्हें टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर देता है। ऐलान पर पूरी क्लास पागल हो जाती है जबकि ग्रुप बेपरवाह दिखने की कोशिश करता है। वह ब्लॉन्ड गॉथ लड़की हमारे लड़के का मजाक उड़ाती है क्योंकि वह टफ बनने की कोशिश कर रहा है और सोचती है कि वह सिर्फ अटेंशन चाहता है। वह गंजा आदमी आगे कहता है कि उसके कमजोर टीममेट्स इस पर कभी राजी नहीं होंगे और टीम टूट जाएगी। लॉन्ग चेन के चेहरे को गौर से देखता है और समझ जाता है कि वह बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा है। वह सोचता है कि उसका दोस्त कब इतना स्ट्रांग हो गया और वह कितना बदल गया है। अपना मन बना लेने के बाद वह नर्ड कन्फर्म बटन दबाता है और अपने दोस्त पर भरोसा करने का फैसला करता है। यो भी ग्रीन बटन केव को दबाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डॉर्म किंग को गुस्सा आता है कि उन दोनों ने उससे पहले अपनी चॉइस बना ली और वह भी बटन दबाता है। इसके साथ सिस्टम ऑफिशियली उनकी टीम को टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर देता है। अपने डॉर्म मेट्स को देखते हुए चेन माफी मांगता है और बताता है कि उसने यह डंजन इसलिए चुना क्योंकि वह टॉप स्कोरर बनना चाहता है। वह समझता है कि वह उन्हें अपने सपने में धकेल रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह सब साथ मिलकर टॉप पर पहुंचेंगे। उसकी बातें सुनकर प्रेसिडेंट अचानक खड़ा हो जाता है और ऐलान करता है कि टॉप स्पॉट सिर्फ उसका है। चेन मुड़ता है और सीधे उसके सामने आता है। टिंग एक डराने वाला ऑरा छोड़ता है और कहता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट हो सकता है। पीछे खड़ी लिंग हैरान हो जाती है क्योंकि यह पहली बार है जब उसने उससे इतने स्ट्रांग इमोशंस देखे हैं। उन दोनों के बीच की टक्कर अब खुलेआम है। प्रिंसिपल को गर्व होता है कि स्टूडेंट्स इतने निडर हैं, लेकिन लिंग को बेचैनी होती है कि हमारे लड़के ने एक D रैंक केव चुनी है जिसे एक C रैंक वाला भी अकेले क्लियर नहीं कर सकता। भले ही एक स्टूडेंट D रैंक केव से 150 पॉइंट्स कमा सकता है, लेकिन डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से उसके टीममेट्स भी इसके लिए ठीक नहीं है। प्रिंसिपल आगे कहता है कि उनके पास सिर्फ लगभग 1 महीना बचा है और इतने कम समय में उनके लिए इतना सुधार करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी वह अच्छे की उम्मीद करता है। कहानी फिर 2 हफ्ते आगे बढ़ती है ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ, जहां सब लोग थके हुए जमीन पर पड़े हैं। लॉन्ग पूछता है कि वह फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं जबकि बाकी सब सिमुलेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। चेन ने उनसे हर तरह की एक्सरसाइजेस करवाई जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो गए थे। हमारा हीरो समझाता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग का असल में कोई फायदा नहीं है। जब कोई पहली बार डेविल केव में जाता है उनका दिमाग खाली हो जाता है और सिर्फ उनकी इंस्टिंक्ट्स ही उन्हें बचाती हैं। यह सब ट्रेनिंग उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है ताकि वह तेजी से चल सकें और बेहतर रिएक्ट कर सकें। सबसे अच्छी ट्रेनिंग तो एक रियल डंजन में जाना और एक्सपीरियंस लेना होगा, लेकिन उन जैसे आम लोग तो सिर्फ उसका सपना ही देख सकते हैं। सिर्फ एलीट्स को ही ऐसे मौके मिलते हैं और वह शुरू से ही आम लोग नहीं थे। फिर भी वह एलीट सब कुछ करेंगे ताकि आम लोग कभी उनकी बराबरी न कर पाएं और वह टॉप पर बने रहें। उन लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें आम लोग अपनी पूरी जिंदगी पाने की कोशिश करते हैं। डॉर्म किंग फिर पूछता है कि आम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करें। चेन अपना प्लान बताता है और कहता है कि अगर वह इंपीरियल गिल्ड में एंटर कर पाते हैं तो वह पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन टेस्ट ही किसी के लिए एलीट्स को सच में पीछे छोड़ने का एक इकलौता मौका है, क्योंकि यह उसका सपना है। चेन कसम खाता है कि वह अपनी की हुई प्रॉमिस को पूरा करने के लिए सब कुछ करेगा और वह पक्का जीतेंगे। ग्रेजुएशन एग्जाम में सिर्फ आधा महीना बचा होने के साथ हमारा लड़का हर रात वॉइड टावर के अंदर फार्मिंग करता है। फैंटम लायंस को हराना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद में वेरियम, लेकिन वह हार नहीं मानता, चाहे वह उसे कितनी भी बेरहमी से पटक दें। एग्जाम से 5 दिन पहले उसके रूममेट्स अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा लड़का लेकिन एक बिल्कुल अलग लेवल पर है। उसका पागलपन भरा रेजिमेंट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को वार्म अप जैसा दिखाता है। सिर्फ 2 दिन बचे थे। उसका राइवल भी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। इसी केडलाई के डेड
लेकिन चैन और भी तेजी से बेहतर हो रहा था और अब वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी में भी शेर के पूरे झुंड का सामना अकेले कर सकता था। उसके चेहरे पर खून लगा था और वह जीतने के लिए पहले से ज्यादा तैयार लग रहा था। एग्जाम के दिन एक छोटा ड्रोन पार्टिसिपेंट्स के साथ उड़ रहा था। उनका गाइड बनकर लड़के एक जैसे कपड़े पहने हुए अंदर आए और बहुत स्मार्ट लग रहे थे। जैसे ही सब पार्टिसिपेंट्स ने अपने रिस्ट बैंड्स पहने, एग्जाम शुरू हो गया। इसी बीच अकेडमी के प्रिंसिपल ने गोंगलिन का गर्मी से स्वागत किया। यह तेज तर्रार दिखने वाला आदमी प्रेसिडेंट टिंग का पिता है, जिसने इंपीरियल गिल्ड को बनाया था। स्टूडेंट्स इंपीरियल गिल्ड के को लीडर को देखकर घूरना बंद नहीं कर पा रहे थे, जैसे वह जू का कोई अनोखा जानवर हो। उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई जब उन्होंने गिल्ड के को फाउंडर और प्रिंसिपल को एक चमकती हुई सफेद लिमो का स्वागत करते देखा। एक लाल बालों वाला आदमी, कार्ल कैवेंडिश, गाड़ी से आराम से बाहर निकला। स्टूडेंट्स घबरा गए क्योंकि कोई भी वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन को पहचान लेता। इतने बड़े आदमी को आम तौर पर इस इलाके में कभी नहीं देखा जाता। एक वीआईपी रूम के अंदर डायरेक्टर ने खास मेहमानों को बताया कि कुल 23 टीम्स एफ रैंक डीमन लेयर्स में जा रही हैं। कुछ ग्रुप्स ने ई ग्रेड लेयर्स चुनी हैं, जबकि सिर्फ 2 टीम्स ने हिम्मत करके डी रैंक लेयर्स चुनी हैं। अलायंस की सेक्रेटरी सीग्रिड सच में हैरान थी कि स्टूडेंट्स ने इतना लापरवाह फैसला लिया। आमतौर पर डी रैंक पार्टी भी डी ग्रेड लेयर में जाने से पहले पूरी तैयारी करती है। उसने पूछा कि क्या अकेडमी ने सच में स्टूडेंट्स की सुरक्षा का ख्याल रखा है। यह चिंता सुनकर डायरेक्टर ने शांति से बताया कि स्टूडेंट्स को पूरी तरह पता है कि वह किस चीज के लिए आए हैं। उसने साफ बताया कि जिन अवेकनर्स को बिल्कुल भी लड़ाई का अनुभव नहीं होता, वह आम तौर पर एफ रैंक मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी मुश्किल से लड़ पाते हैं, लेकिन असली खतरा लेयर के बॉस में होता है, जो कमजोर मॉब से कई लेवल्स ज्यादा ताकतवर होता है। कई टीम्स आखिर में हार जाती हैं, बॉस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाती, लेकिन ई रैंक लेयर्स के अंदर चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। वहां के सबसे मामूली मॉन्स्टर्स में भी एफ रैंक बॉस जितनी ताकत होती है। यह मुश्किल सच स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल से ही पता चलता है। अलायंस सेक्रेटरी ने पूछा कि अगर हालात खतरनाक हो जाते हैं तो क्या कोई सही सुरक्षा का इंतजाम है। डायरेक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि अकेडमी अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट्स की बहुत कद्र करती है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए इंपीरियल गिल्ड का एक योद्धा हर लेयर के बाहर खड़ा रहता है, अगर कुछ गलत होता है तो मदद करने के लिए तैयार। इसके अलावा हर स्टूडेंट ने जो रिस्ट बैंड पहना है वो उन्हें तुरंत बाहर टेलीपोर्ट कर सकता है अगर वह हार मान ले या उनकी जान सच में खतरे में हो। यह सुनकर वह लेडी अब भी शक में थी कि एकेडमी में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो डी रैंक लेयर को चैलेंज कर सकें। उसने धीरे से सोचा कि वह टीम्स कितनी देर तक टिक पाएंगी, लेकिन डायरेक्टर को भरोसा था कि वह छोटे ई रैंक के शरारती स्टूडेंट्स रोते हुए बाहर भाग कर आएंगे। डी रैंक डंजन की तरफ चलते हैं, जो भरा हुआ था बड़े बड़े पेड़ों से जिन पर मोटी बर्फ जमी थी। चैन के रूममेट साफ तौर पर डरे हुए थे। कोई भी डर जाता ऐसे डरावने क्रीचर्स को देखकर, जो अजीब चमगादड़ और बंदर के मिश्रण जैसे लगते थे। उसने जल्दी से अपनी पार्टी को चेताया कि वह मॉन्स्टर्स पलक झपकते ही अपने निशाने पर झपटते हैं, इसलिए उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अचानक गोस्ट मंकी बैट्स का एक झुंड सीधा उनकी तरफ लपका। हैरानी की बात है, सब लड़के अजीब तरीके से मॉन्स्टर से बचने में कामयाब रहे, उसके बिजली की तरह तेज हमलों से, जबकि वह अभी भी खुश थे कि उन्होंने डी रैंक क्रीचर के हमले से खुद को बचा लिया था। कुछ और भी हैरतंगेज ने उनका ध्यान खींच लिया। हमारा लड़का वहां शांति से खड़ा था, हाथ में बिजली की तलवार लिए, और उसके पैरों में पहले से ही मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी थीं। उसने अपनी टीम को हुक्म दिया कि पहले वह खुद को बचाने पर ध्यान दें, क्योंकि वह अभी इतने ताकतवर नहीं है, और बाकी सब उस पर छोड़ दें। तभी एक और गोस्ट मंकी बैट बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ लपका, लेकिन वह मुश्किल से ही सही वक्त पर उससे बच पाए। शांगजू को अचानक एहसास हुआ कि हमारा हीरो उन्हें अपने रिफ्लेक्सेस और तेज रफ्तार को ट्रेन करने के लिए मजबूर कर रहा था, ताकि वह ऐसे डीमंस के खिलाफ बच सके। जू ने दांत पीसे, यह जानते हुए कि वह इतने समय से खुद को डॉम किंग कहता था, फिर भी अब उसके पास अपने रैंडम रूममेट पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी बीच चैन ने बचे हुए गोस्ट मंकीज को पूरी तरह खत्म कर दिया। वह उसकी तरफ लहरों की तरह झपट रहे थे, लेकिन गीगा चैड ने उन्हें काट दिया, इससे पहले कि वह समझ पाते कि वह सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डॉर्म किंग ने खुद से बड़बड़ाया कि उसने हमेशा मा लॉन्ग से सुना था कि चैन ताकतवर है, लेकिन यह पहली बार था जब उसने खुद ये देखा था। उसके लिए चैन बिल्कुल भी एक मामूली ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं लग रहा था, बल्कि एक जंग लड़ चुका सिपाही लग रहा था। जैसे ही कत्ल ए आम जारी रहा, एक्स डॉर्म किंग को हमारे हीरो की बढ़ती हुई शोहरत पर जलन होने लगी। अचानक ग्रुप के पीछे एक और मॉन्स्टर आ गया, और वह मुश्किल से ही उसके हमले को रोक पाया। उसने क्रीचर की टांग को अपने आग वाले हाथों से पकड़ा और अपने टीममेट्स पर चिल्लाया। उसने उन्हें चिल्लाकर कहा कि वह बेकार बैठे रहना बंद करें और होश में आए। सिर्फ चैन ही नहीं था जिसकी ग्रेजुएशन दांव पर लगी थी। बाकी लोग उसे घूर रहे थे, उसके अचानक के इरादे से हैरान थे।
डॉर्म किंग की जिद्दी हिम्मत से प्रेरित होकर शांगजो ने अपना फ्लोरा चांट वाइन लॉक किया और मंकी बैट को कामयाबी से फंसा लिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात है, क्रीचर तुरंत ही छूट गया और इस दौरान जुओ को लात भी मारी। लोंग ने अपना क्लाउड चॉन्थ फ्रॉस्टबाइट ब्रीज किया, जिसने मॉन्स्टर को सिर्फ थोड़ा सा धीमा किया, तो उन्होंने अपने हमलों को मिलाने का फैसला किया। साथ मिलकर काम करते हुए वह क्रीचर को थोड़ी देर के लिए रोकने में कामयाब रहे और डॉर्म किंग को मौका पकड़ने के लिए चिल्लाया। उसने एक न्यूक्लियर बर्स्ट फ्लेम बुलेट चार्ज की, जिसने सीधा निशाना लगाया, लेकिन उससे सिर्फ कुछ जले हुए बाल ही बचे। उसने डीमन पर कई और फ्लेम बुलेट्स फायर की, लेकिन कुछ भी उसे खत्म करने में कामयाब नहीं लग रहा था। शानजाओ और लोंगसप अपनी हद तक पहुंच चुके थे। डॉर्म किंग ने फैसला किया कि वह अब और पीछे नहीं हट सकता। उसने अपनी ताकत इकट्ठी की और एक कन्वर्ज्ड बर्स्ट फ्लेम बुलेट सीधा मॉन्स्टर पर छोड़ दी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जब धुआं छटा तो सिर्फ एक जला हुआ कंकाल बचा था। ड्रोन ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक डी क्लास गोस्ट मंकी बैट को कामयाबी से खत्म कर दिया है। वह तीनों जमीन पर गिर गए, पूरी तरह थक चुके थे। वह बहुत खुश थे कि उन्होंने अकेले ही एक डी क्लास मॉन्स्टर को हरा दिया था। हमारा लड़का थोड़ा हैरान होकर उनके पास आया और उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या उसने उन्हें उसे खत्म करते देखा। मॉन्स्टर ने लूट के तौर पर एक उंगली की हड्डी छोड़ी और जुओ ने आराम से कहा कि उसे मारना बहुत आसान था। चेन ने फिर भी उन्हें बधाई दी और जल्दी ही ड्रोन ने घोषणा की कि डेविल्स केव के अंदर के सभी मॉब साफ हो चुके हैं। फीड देखते हुए डायरेक्टर गोंग लगभग अपना होश खो बैठा, उन बेकार स्टूडेंट्स को देखकर जिन्हें बिल्कुल भी लड़ाई का अनुभव नहीं था और वो डी लेवल के खतरे का सामना कर रहे थे, जो उनकी कमजोर क्षमता से बहुत ज्यादा था। बाकी स्टाफ जानबूझकर चुप रहा। इसी बीच वाइस चेयरमैन कैवेंडिश के असिस्टेंट ने चेन की शानदार परफॉर्मेंस की शांति से तारीफ की। उसने खुद से सोचा कि चेन का ऑरा उसे अपने एक पुराने दोस्त की बहुत याद दिलाता है। वाइस चेयरमैन ने चेन का नाम लिया और उसे याद रखने के लिए एक नोट बनाया, जिसने तुरंत प्रेसिडेंट टिंग के पिता और डायरेक्टर को चौकन्ना कर दिया। डायरेक्टर ने जल्दी से उनका ध्यान दूसरी डी रैंक केव के अंदर की टीम की तरफ मोड़ दिया ताकि चेन पर और ध्यान न जाए। उसने बताया कि वह टीम पहले ही बीच वाले हिस्से तक पहुंच चुकी है और चेयरमैन के सहायक ने उनके कोऑर्डिनेशन की तारीफ की, उसकी तुलना एक प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम की एफिशिएंसी से करते हुए। इस रिएक्शन से चेयरमैन कार्ल खुश हुए और उन्होंने कहा कि इस साल के ग्रेजुएट्स की क्वालिटी पिछले सालों के बैचेस से सच में बहुत अच्छी लग रही है। डायरेक्टर गोंग ने धीरे से कहा कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और असली तमाशा अभी सबके सामने आना बाकी है। डी रैंक टॉक्सिक वाइन कैबिन के अंदर वापस आते हैं। प्रेसिडेंट की पार्टी पर मियाज़मा जहरीले मशरूम मॉन्स्टर्स ने हमला किया जो हर तरफ से निकल रहे थे। एक लड़की ने अपना गिटार बजाया और एलर्जी ऑफ डिके छोड़ दी, जबकि एक स्टार मेज ने मशरूम्स को अपने स्टार से जोड़ दिया, अपनी अट्रैक्शन एबिलिटी से एक साथ हमला करने के लिए। उसने फिर कैप्टन को बुलाया और प्रेसिडेंट अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ा, हमले को स्टाइल से खत्म करने के लिए तैयार। एक तेज हमले से मशरूम मॉन्स्टर्स फट गए। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपना ब्लेजिंग स्काई सेवर पूरी एक्यूरेसी से छोड़ दिया, उसके टीममेट्स ने देखा कि इस स्कूल असेसमेंट में जो मॉन्स्टर्स थे वह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्हें अपनी पहली ट्रेनिंग सेशंस में मिले थे। इस जान पहचान की वजह से पार्टी ने हालात को बिना किसी मुश्किल या दबाव के संभाल लिया। उन्हें पहले ही उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन असेसमेंट को स्कूल अथॉरिटीज पहले से ही अरेंज करेंगी, क्योंकि सही सपोर्ट बाद में जिंदगी में बहुत आसान रास्ता बनाता है। इस विश्वास के साथ उन्होंने जल्दी ही सेलिब्रेशन शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वह इस साल बिना किसी असली चैलेंज के चैंपियन बन जाएंगे। क्लाउड फॉरेस्ट के आखिरी लेवल पर वापस आते हैं। लड़के हैरान थे कि वह सच में इतनी दूर तक बच पाए और लेयर लॉर्ड तक पहुंच गए। एक जमी हुई बंजर जमीन के बीच में उन्होंने एक गोस्ट एप को शांति से अपना खाना खाते देखा। डॉर्म किंग तुरंत पसीने से तर हो गया, सिर्फ मॉन्स्टर की जबरदस्त ताकत का सोचकर। उसकी एक थप्पड़ शायद उसे सीधा मौत के घाट उतार देती। जैसे ही इशारा मिला, क्रीचर ने धीरे से ग्रुप के सबसे कमजोर निशाने पर अपनी नजर जमा ली। मा लॉन्ग घबरा गया और उसकी एक चीख ही बीस्ट को भड़काने के लिए काफी थी। वह विशाल एप एक डरावनी छलांग लगाकर उनकी तरफ लपका। लड़के ऐसे भागे जैसे उनकी जिंदगी सच में इस पर निर्भर करती हो। इसी बीच चैन बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसने एक जबरदस्त किक के साथ सीधा उसके बड़े चेहरे पर छलांग लगा दी। फिर एक के बाद एक लगातार हमले करते हुए उसके शरीर को इधर उधर उछाल दिया। उसने उसे टुकड़ों में फाड़कर कीमा बनाकर लड़ाई खत्म कर दी। उस डरावने नज़ारे ने उसकी पार्टी को हैरान कर दिया। फिर भी चेन को गुस्सा आ रहा था कि डी रैंक मॉन्स्टर्स भी उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे थे। लूट भी निराशाजनक था। अचानक उसने अपने टीममेट्स को उत्साह से चिल्लाते सुना कि उन्हें बड़े माना स्टोन्स मिले हैं। लगता है वह विशाल एप उन्हें एक खोखले पेड़ के तने के अंदर छुपा रहा था। उसके दोस्त अनोखे खजाने पर लगभग लार टपका रहे थे और उत्साह से क्रिस्टल्स पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। चेन ने चेतावनी दी, लेकिन वह एक सेकंड देर हो गया।
जैसे ही उनके हाथों ने माना स्टोन्स को छुआ, एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बाहर फूट पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में पूरा इलाका बर्फ से जम गया। चियांगजाओ, लो और ड्रोन्स आर्कटिक ब्लास्ट से पूरी तरह जम गए। वीआईपी रूम में वापस लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो गया। वह मक्का डायरेक्टर मुस्कुराया, जैसे वह इसी नतीजे का इंतजार कर रहा था। उसने उम्मीद की थी कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स ऐसे जाल बिछाएंगे, और यह तो बस वक्त की बात थी कि चेन और उसके एमेचर्स का ग्रुप उसमें फंस जाएगा। वाइस चेयरमैन कैवेंडिश नाखुश दिखे, साफ तौर पर स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। डायरेक्टर ने चेन की नाकामी पर अफसोस करने का नाटक किया और कहा कि उन्हें तुरंत बाहर निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। प्रिंसिपल सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि वह तुरंत खतरे में नहीं है, क्योंकि रिस्ट बैंड्स तब एक्टिवेट होंगे जब स्टूडेंट्स के वाइटल साइंस एबनॉर्मल हो जाएंगे, और उनमें से किसी ने भी हार मानने का नहीं सोचा है। उसका मानना था कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही यह फैसला करने का हक होना चाहिए कि वह कब हार माने। डंजन के अंदर वापस मा लॉन्ग तेज ठंड में कांप रहा था। पार्टी में सब में से वह अकेला था जो जमने से बच गया, उसकी क्लास की आइस के प्रति नेचुरली हाई रेजिस्टेंस की वजह से। तभी लॉन्ग को एक हड्डी कांपा देने वाली हंसी सुनाई दी, और उसने एक कंकाल जैसे आइस मॉन्स्टर को देखा जो बिना दया के उसकी रूह में घूरता हुआ लग रहा था। उसने उसे उस लेयर के लॉर्ड के रूप में पहचाना, और उसे याद आया कि उसने इसे पहले मॉन्स्टर कंपेंडियम में देखा था। उसे जल्दी याद आता है कि यह असल में एक क्लाउड मेज है जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज को आसानी से कंट्रोल करता है और बर्फ को बिना किसी मेहनत के इस्तेमाल करता है। उसे यह भी याद आता है कि उसके सामने जो क्रीचर है जो शिकार को लंबे वक्त तक तकलीफ देकर मरना पसंद करता है, उसे बोन किंग ऑफ रिमेन्स के नाम से जाना जाता है। उसे समझ आता है कि वह आइस बॉम्ब सिर्फ एक जाल था, तो वह पलटकर बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लॉन्ग अच्छे से जानता है कि वह इस तरह के सी क्लास लॉर्ड मॉन्स्टर को अकेले किसी भी हाल में नहीं संभाल सकता। वह चैन की तरफ भागता है, उसे आज़ाद करने की कोशिश में, लेकिन एक आइस अटैक उसके पैर पर लगता है उसके कुछ करने से पहले। वह टारगेट तक टाइम पर पहुंच भी नहीं पाता। बोन किंग उसकी तकलीफ पर हंसता है, जबकि उसकी ब्रेसलेट एक वार्निंग सिग्नल भेजती है जो उसे बताती है कि उसका पैर पूरी तरह से छिद गया है। वह उसे एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन देती है, लेकिन लॉन्ग हिम्मत नहीं हारता और अब भी चैन को पिघलाने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वह अपना अकेला फायदा खो दे। उसी पल एक और आइस शार्ड उसकी बाह में घुस जाती है, जो उसे चैन को आज़ाद करने से रोक देती है। उसकी पूरी कोशिश के बावजूद बोन किंग लॉन्ग की तकलीफ का मजा लेता है। उसे ना काबिले बर्दाश्त दर्द सहते हुए देखता है, जबकि उसकी ब्रेसलेट एक और वार्निंग देती है कि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वह डिटेक्ट करती है कि उसकी बाँह भी छिद गई है और बताती है कि उसकी दिल की धड़कन खतरनाक लेवल तक बढ़ गई है। फिर उसे एक बार फिर एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन देती है, लेकिन वह लड़का फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि अपनी पूरी जिंदगी में वह हमेशा मुश्किल आते ही प्रॉब्लम से भाग जाता था, और उस आदत ने उसे हर बार पीछे छोड़ दिया बिना किसी गलती के। उसे याद आता है कि लोग उसे कैसे इग्नोर करते थे, उसे परेशान करते थे और उस पर हंसते थे। फिर भी उसने और उसके दोस्तों ने बहुत मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। वह इस पल को अपनी आखिरी चांस समझता है अपनी किस्मत बदलने के लिए। तो वह अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी करता है, खड़ा होता है और आखिर में चैन को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है। एक सेंस में वह सीधा खड़ा रहता है जब बोन किंग उस पर आइसिकल्स की बारिश करता है, बिना रुके, सीधे उसकी तरफ। जैसे ही अटैक उस पर लगने वाला होता है, वह जोर से दहाड़ता है और चैन आखिर में अपनी आंखें खोलता है। उसी पल आइस ब्लॉक टुकड़ों में टूट जाता है और चैन आगे बढ़ता है और लॉन्ग को खतरे से दूर ले जाता है एक तेज मूव में। यह अचानक भागना बोन किंग को हैरान कर देता है, जबकि लॉन्ग को जल्दी समझ आता है कि चैन आइसी प्रिजन से खुद ही आज़ाद हो गया था। आखिर में वह वॉरियर लॉन्ग को पहले मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और तुरंत उसकी हालत के बारे में चिंता से पूछता है। लॉन्ग जवाब देता है कि खून बहना अभी के लिए रुक गया है, तो वह बिना किसी और प्रॉब्लम के बच जाएगा, कम से कम अभी के लिए। वह चैन को बताता है कि जिस मॉन्स्टर का वह सामना कर रहे हैं वह एक क्लाउड टाइप सी रैंक लॉर्ड है जिसे बोन किंग के नाम से जाना जाता है, और वह चेतावनी देता है कि यह लड़ाई में बहुत खतरनाक है। वह आगे कहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर दोबारा फ्रीज होने से बचना होगा अगर वह इस लड़ाई में बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद रखते हैं। वह पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि बोन किंग एक बहुत बड़ा आइस शार्ड्स का झुंड जल्दी से एक बड़े ग्लेशियर अटैक में बदल जाता है जो फायर करने के लिए तैयार है। लॉन्ग हैरान रह जाता है यह समझकर कि मॉन्स्टर उन पर एक बहुत बड़ा आइस न्यूक गिराने वाला है, और अगले ही पल बॉम्ब नीचे गिरता है और सब कुछ चमकती हुई सफेदी से ढक जाता है। मॉन्स्टर हंसने लगता है, लेकिन अचानक आवाज रुक जाती है जब वह देखता है कि वह दोनों अब भी जिंदा खड़े हैं उस तबाह करने वाले अटैक के बाद। चैन अपनी क्लास डूम फ्लेम किंग में बदल देता है और एक क्लाउड वॉरियर फ्रॉस्ट बॉडी एक्टिवेट करता है जो उसे ठंड के डैमेज से पूरी तरह बचाती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन ठंडे माहौल में उसके सभी रेजिस्टेंस स्टैट्स को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैटलफील्ड उसके फायदे में बदल जाता है।
बोन किंग डर के मारे चीखता है और लॉन्ग भी कंफ्यूज हो जाता है जब वह अपने दोस्त को देखता है जिसे एक वोल्ट असैसिन होना चाहिए था, जो एक क्लाउड टाइप वॉरियर में बदल गया है। वह सोचता है कि क्या चैन उन रेयर प्रोडिजीज में से एक है जो बिना किसी रोक टोक के एक साथ दो अलग क्लासेस को अवेकन कर सकते हैं। चैन बस माफी मांगता है पहले सिचुएशन को गलत समझने के लिए, और मानता है कि उसने अपने दोस्तों को एक खतरनाक लड़ाई में घसीट लिया उसकी उस गलती की वजह से। तो वह फिर से अपनी क्लास अबिसल फील्ड में बदल देता है। वह फिर अपनी पर्गेटोरी वॉरियर स्वॉर्ड निकालता है और बोन किंग का सामना करता है, पूरे इरादे के साथ कि लड़ाई को वहीं खत्म कर दे। यह देखकर उसके सबसे अच्छे दोस्त का मुंह खुला रह जाता है। आमतौर पर सभी अवेकनर्स एक ही क्लास के साथ पैदा होते हैं जिसमें वह स्पेशलाइज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई एक साथ दो क्लासेस रखता हो। यह डुअल क्लासर्स इतने कम होते हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इस तरह की खास बात उन्हें ऐसे खजाने में बदल देती है जिसे हर बड़ी गिल्ड बेचैनी से चाहती है। लेकिन सिर्फ यही बात उसे हैरान नहीं करती। उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि चैन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पूरी तरह से अलग क्लासेस इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा हर एक क्लास अपने आप में बहुत खास है। अपने एबिसल फील्ड रूप में चैन के स्टैट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उसकी ज़बरदस्त फिजिकल ताकत उसे ज़मीन से रॉकेट की तरह ऊपर उछाल देती है। वह धमाकेदार रफ्तार से आगे बढ़ता है बॉस की तरफ, जिसका घमंडी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। हमारे लड़के की जानलेवा ऑरा के नीचे एक ही साफ मूव में वह उस हड्डी वाले को मक्खन में चाकू की तरह काट देता है। लेवल 17 तक पहुंच जाता है और एक रेयर लूट ड्रॉप मिलता है। टूटे हुए स्केलेटन के बेजान टुकड़ों को देखते हुए उसका दोस्त अब भी हैरान है कि उसने एक सी रैंक लेयर लॉर्ड को एक ही शॉट में मार दिया। हमारा लड़का आमतौर पर उसे याद दिलाता है कि बाकी लोग अभी भी बर्फ में जमे हुए हैं। मालोंग को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि वह अपने बाकी दोस्तों को पूरी बॉस फाइट के दौरान भूल गया था। वह तेजी से भागता है बाकियों को पिघलाने के लिए, इससे पहले कि वह फॉरबिडन आइसक्रीम बन जाए। उसके जाने के बाद चैन देखता है कि उसके पास फ्रॉस्ट लिच किंग को खाने का ऑप्शन है। जब आसपास कोई नहीं होता देखने के लिए, वह जल्दी से गिरे हुए लेयर लॉर्ड को अब्सॉर्ब कर लेता है और क्लाउड मेज क्लास हासिल कर लेता है। बॉस के आर्कटिक नोवा ने एरिया के हर ड्रोन को अंधा कर दिया था, इसलिए कोई भी उसकी छिपी हुई एबिलिटी को नहीं जान पाएगा। फिर अचानक से उसे एक और सरप्राइज नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास भी लेवल अप हो जाती है। उसे एक स्टार ऐड करने की इजाज़त मिलती है अपने एक स्टैट को बढ़ाने के लिए। सीन फिर डी रैंक लेयर ग्लूमवाइन ग्रोटो की तरफ बदलता है, जहां काउंसिल प्रेसिडेंट की टीम पूरी तरह से दब रही है। चाहे वह कितनी भी तेजी से अटैक करें, डी रैंक बॉस इन नए अवेकनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत साबित होता है। मॉन्स्टर की मूवमेंट्स को चेंज से रोकने वाला मेज पहले ही गिरने वाला है और लाइटनिंग आर्चर के तीर एक हल्की मसाज की तरह लगते हैं, न कि लेयर लॉर्ड को असली नुकसान। उन्हें सस्ते एक्शन फिगर्स की तरह उछाला जाता है एक हैप्पी मील टॉय बॉक्स में। यह बेइज्जती उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वह सब कॉम्बैट सिमुलेशंस पूरी तरह से बेकार थे। उन्होंने इस लेवल की ताकत का सामना कभी नहीं किया था। मेज को जल्दी समझ आता है कि प्रेसिडेंट ही उनकी अकेली असली उम्मीद है बॉस को हराने की। बहुत पीछे की लाइन में प्रेसिडेंट एक ड्रामेटिक पोज बनाता है। वह अपनी अल्टीमेट स्किल चार्ज करता है जबकि सपोर्ट मेजेस उसे बफ दे रहे होते हैं। जब आखिर में काफ़ी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वह अपनी चमकती हुई तलवार के साथ बॉस पर हमला करता है। तलवार सीधे उसके कोर से गुजरती है और फट जाती है, आग के एक तूफान में जो उसे अंदर से बाहर तक पिघला देता है। उसके टीममेट्स खुशी से चिल्लाते हैं, एक लेजेंड के उठने का जश्न मनाते हुए जिसका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है। ड्रोन अनाउंस करता है कि उनकी टीम ने एक ग्रेट डी लेयर क्लियर कर दिया है, सिर्फ 30 मिनट से थोड़े ज़्यादा टाइम में। पूरी तरह से जोश में उसकी पार्टी को यकीन है कि उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। कोई और टीम इस टाइम को नहीं हरा सकती थी। वह उत्सुकता से लेयर से बाहर निकलते हैं, अपने नाम को गर्व से चमकते हुए देखने की उम्मीद में रैंकिंग्स में सबसे ऊपर। जल्दी ही वह उन हॉलवेज से गुजरते हैं जो उन स्टूडेंट से भरे हुए थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और जल्दी टेलीपोर्ट हो गए थे। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज लगते हैं। चीप लूक अब भी उन डीमन से डरे हुए हैं जिनसे वह पहली बार मिले थे। प्रेसिडेंट का चमचा हमारे लड़के और उसकी स्क्वाड को भी एक तरफ बैठे हुए देख लेता है। उसकी थकी हुई ग्रुप पर एक नज़र डालते ही साफ हो जाता है वह अंदर जाते ही तुरंत फेल हो गए होंगे। वह चमचा घमंड से पास आता है। चैन का मजाक उड़ाता है कि वह बीच में ही फेल हो गया। उसकी पहले की उस बहादुरी वाली एटीट्यूड के बाद वफादार कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन उसका मास्टर उसे चुप करा देता है। अब जबदार, क्योंकि अलायंस के वाइस चेयरमैन पास आ रहे हैं। वह शानदार आदमी धीरे से ताली बजाता है और बधाई देता है स्टूडेंट्स को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। जैसे ही वह पास आता है, प्रेसिडेंट एक शांत एक्सप्रेशन रखता है, जबकि उसके चेले खुशी से कांप रहे होते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के सामने खड़े होकर
प्रेसिडेंट टिंग कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मिस्टर कैवेंडिश उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। बिना देखे सीधे उसके पास से गुजर जाते हैं। इतनी खुली बेइज्जती सहते हुए प्रेसिडेंट को अंदर से अपनी इज्जत टूटती हुई महसूस होती है। बात को और खराब करने के लिए वाइस चेयरमैन जोर से उसके राइवल को एक असली लेजेंड कहता है। वह आदमी चेन का कंधा पकड़ता है और पास के सभी लोगों को सुनाने के लिए अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ 20 मिनट्स में एक डी रैंक डंजन क्लियर कर दिया है। उसकी अपनी गिल्ड की प्रोफेशनल टीम्स ने भी कभी ऐसा रिकॉर्ड हासिल नहीं किया है। काउंसिल प्रेसिडेंट और उसके गूंस दोनों पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। वह समझ नहीं पाते कि कैसे 4 आम लोगों ने उनकी पूरी 10 आदमी की स्क्वाड को टाइम पर हरा दिया और असल में एक डी रैंक लेयर क्लियर कर दिया। इसी बीच चैन पलक भी नहीं झपकता। देश के सबसे शक्तिशाली आदमी से तारीफ मिलना उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसी वक्त वह यह सोचे बिना नहीं रह पाता कि इतना असरदार आदमी खुद इस एकेडमी में क्यों आया है। खैर, कार्ल कैवेंडिश शांति से कहता है कि वह चैन का नाम बहुत अच्छे से याद रखेगा। फिर वह गोंग लिन की तरफ मुड़ता है, वह आदमी जिसने उसे यहाँ बुलाया था। वाइस चेयरमैन आमतौर पर कहता है कि उसका बेटा भी टैलेंटेड है, ज्यादा से ज्यादा एक अधूरी तारीफ देते हुए। यह बात बाप और बेटे दोनों के मुंह में कड़वा स्वाद छोड़ जाती है। यह कहने के बाद वाइस चेयरमैन अनाउंस करता है कि अब उसके जाने का टाइम हो गया है। डायरेक्टर जल्दी से बीच में आता है बातों को ठीक करने के लिए। वह फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करता है, यह बताते हुए कि दोनों टॉप टीम्स के स्कोर बराबर हैं। नतीजे के तौर पर उन सबको इंपीरियल गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफिशियल इन्विटेशन मिलेगा। यह खबर चेन के रूममेट्स को जन्नती संगीत जैसी लगती है, क्योंकि वह उसके बड़े कैरी की वजह से अपनी जिंदगी के लिए सेट हो गए हैं। प्रेसिडेंट टिंग के चमचे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वह खुद इस नतीजे से बिल्कुल खुश नहीं है। फिर डायरेक्टर आगे कहता है कि कैप्टन्स को उनकी लीडरशिप के लिए गिल्ड में मैनेजमेंट रोल्स मिलेंगे और $1 मिलियन का कैश प्राइज उनके बीच बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर दोनों टीम लीडर साफ तौर पर हैरान हो जाते हैं। चेन चुपचाप चिंता करता है कि आधा मिलियन उसके कर्ज को चुकाने के लिए काफी नहीं होगा। उसे बची हुई रकम कमाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा और मिथ्रिल एक्सचेंज गिल्ड से किया हुआ अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन यह चिंता शायद मायने न रखे, क्योंकि प्रेसिडेंट टिंग खुले तौर पर टाई को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वह हिम्मत से अनाउंस करता है कि एक 1 वर्सेस 1 डुअल असली विनर का फैसला करेगा। सिर्फ एक ही चैंपियन हो सकता है। यह अचानक चैलेंज इतना शॉकिंग है कि इसने डायरेक्टर का ध्यान खींच लिया, और यहाँ तक कि वाइस चेयरमैन का भी। अपने भतीजे के लापरवाह मूव से घबराकर डायरेक्टर उसे तुरंत समझाने की कोशिश करता है कि वह इस नतीजे को ही एक्सेप्ट कर ले। बूढ़ा आदमी समझाता है कि टाई होना पहले ही सबसे अच्छा नतीजा है। खसासकर उसकी पहले की बेइज्जती के बाद वह शांत रहता है, यह सोचकर कि हमारा लड़का ऐसे बेकार डुएल को मना कर देगा। लेकिन हमारा लड़का तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है इस शर्त पर कि विनर पूरा $1 मिलियन का प्राइज लेगा। यह स्पाइसी ट्विस्ट इतना वाइल्ड है कि वाइस चेयरमैन रुक जाता है और अपना जाना कैंसिल कर देता है। यह बात तय होने के बाद चेन आगे बढ़ता है उससे सीधे सामना करने के लिए, एक बार और हमेशा के लिए हिसाब बराबर करने के लिए तैयार।